अध्याय 221। यहाँ 200 छात्र हैं और प्रत्येक शिक्षक अपने साथ 4 छात्रों को ले जाएगा। एक मार्शल आर्ट शिक्षक को 4 छात्रों का मार्गदर्शन करना था और उन्हें जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए भी ले जाना था। इससे कई छात्र मन ही मन उत्साहित हो जाते थे। ये जानना जरूरी था कि मार्शल आर्ट्स अकादमी में कई छात्रों को उनके शिक्षकों द्वारा 1 से 200 या कम से कम कुछ दर्जन छात्रों को भर्ती करने के लिए कहा जाता था। इसके अलावा शिक्षकों को भी एकांत में साधना करनी पड़ती थी, इसलिए ज्यादातर समय छात्रों को शिक्षक से ज्यादा मार्गदर्शन नहीं मिलता था। जहाँ तक किम यून का प्रश्न है, उनके लिए एक छात्र और एक शिक्षक की स्थिति अत्यंत दुर्लभ है। मैं हेवेंस प्राइड अकादमी का प्रिंसिपल हूँ। बोलने वाले थरी जुवान अकादमी के डीन बाई थे। वे मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस ग्राउंड के बीच में खड़े होकर चिल्लाए, पहले मैं हेवेंस प्राइड अकादमी के नियमों के बारे में बात करूंगा और यह भी कि हम इसे क्यों स्थापित कर रहे हैं। डीन बाई ने हेवेंस प्राइड अकादमी में प्रतियोगिता के नियमों के बारे में छात्रों और प्रशिक्षकों को संक्षेप में बताया। हेवेंस प्राइड अकादमी का मुख्य उद्देश्य निश्चित रूप से उत्कृष्ट छात्रों का पोषण करना था। इसके अलावा वे तीनों मार्शल अकादमियों और ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस की साधना तकनीकों को भी साझा करते थे। इसके अलावा हेवेंस प्राइड अकादमी के छात्र अपने क्रिस्टल कार्ड का उपयोग अन्य मार्शल अकादमियों या ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में गोलियों और अन्य संसाधनों के बदले में कर सकते थे। उदाहरण के लिए अन्य मार्शल अकादमियों के छात्र स्टार जुआन वू अकादमी के जुआन प्वाइंट्सडो में वज्र स्पिरिट मैरो के बदले में इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये भी बुरा नहीं था क्योंकि दूसरी मार्शल अकादमियों और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के पास अपनी अनोखी गोलियां थीं। इस तरह वे दूसरी मार्शल अकादमियों में जाकर दुर्लभ गोलियां और तरह तरह की चीजें खरीद सकते थे। छात्रों को सबसे अधिक उत्साहित करने वाली बात ये थी कि उन्हें पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट प्राप्त करने का मौका मिला। ठीक है, तुम लोग पंक्तिबद्ध हो जाओ और एक एक करके प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच अपनी योग्यता प्रदर्शित करने चलो। अगर प्रशिक्षकों की नजर छात्रों पर है तो वे अपने मनचाहे छात्रों को पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। छात्रों को भी प्रशिक्षक चुनने का अधिकार है। अगर छात्र भविष्य की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो प्रशिक्षकों को उदार पुरस्कार मिलेंगे। डीन बाई ने ऊंची आवाज में कहा, प्रशिक्षकों कृपया अपने छात्रों का चयन स्वयं करें और उन्हें विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करें। डीन बाई ने यह नहीं बताया कि वह भरपूर इनाम क्या था, लेकिन शिक्षकों की आंखें चमक रही थीं, मानो उन्हें पहले से ही पता था कि वह क्या था। कोई कल्पना कर सकता है कि जो चीज एक मार्शल दाव अभ्यासी भी प्राप्त करना चाहता है वह अत्यंत कीमती होगी। ऊपर जाने वाला पहला व्यक्ति एक 22 वर्षीय हृष्ट पुष्ट पुरुष है। उसका नाम मो योंग है और वह लिन शुवान वू अकादमी से आया है। उसके 4 आत्मिक शिराएं हैं और वह 7वें स्तर का मार्शल शरीर है। वह पानी में लड़ने में कुशल है और जल तत्व ऊर्जा का भी उपयोग कर सकता है। जिस साधना तकनीक में उसने प्रशिक्षण लिया है वह उसे मगरमच्छ इस्पात कवच को मजबूत सुरक्षा प्रदान कर सकती है। इस तरह की प्रतिभा वास्तव में बुरी नहीं थी। मो योंग, मेरे अंदर भी एक बीस्ट मार्शल स्पिरिट है। मैं जल साधना में माहिर हूँ। क्या तुम मेरे शिष्य बनने को तैयार हो? एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। वह तियान शुवान मार्शल स्कूल से है। नीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई मो योंग, हालांकि मेरे पास कोई पशु मार्शल स्पिरिट नहीं है, मेरे पास एक प्लेटिनम वाटर मार्शल स्पिरिट और 5 स्पिरिट शिराएं हैं। मैं एक शिलालेख मास्टर को भी जानता हूँ और वह आपके लिए सबसे अच्छी स्पिरिट कलाकृतियां तैयार कर सकता है। उसके नीले वस्त्र को देखकर ऐसा लगता था कि वह ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से था। मो योंग ने तुरंत अपना फैसला लिया और नीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के आदमी के पास गया। इससे तियान शुवान मार्शल स्कूल के उस बुजुर्ग को थोड़ा अजीब लगा। जब अगले छात्र की बारी आई तो भी झगड़ा शुरू हो गया। अंत में छात्र ने लिंग जुआन वू अकादमी के प्रशिक्षकों का अनुसरण किया। बाकी 20-30 छात्रों के लिए प्रशिक्षकों ने लगातार संघर्ष किया। सभी में उत्कृष्ट योग्यताएं थीं। एक और आदमी आया, उसका चेहरा तीखे जेड जैसा था और उसकी भौहें घमंड से भरी हुई थीं। उसने सिर उठाया, सीना तानकर थोड़ा घमंड से कहा, मैं सुन जिन्हाओ हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। प्रशिक्षण क्षेत्र में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। हर कोई इस व्यक्ति की प्रतिभा देखकर दंग था, लेकिन कुछ ही देर बाद बाकी प्रशिक्षक भी इस पर आपस में लड़ने लगे। सुन जिन्हाओ, मैं तुम्हें 10 लाख क्रिस्टल सिक्के दूंगा। मेरे पीछे आओ। मैंने 1.2 मिलियन की बोली लगाई। मैंने 2 मिलियन की बोली लगाई। मार्शल आर्ट प्रशिक्षकों की कीमत बढ़ती रही। मैंने 10 मिलियन क्रिस्टल सिक्कों की बोली लगाई। जियो यांगलोंग ने अचानक ऊंची आवाज में चिल्लाया जिससे धरती हिल गई और अन्य शिक्षक शांत हो गए। सभी प्रशिक्षक मार्शल दाव क्षेत्र के थे और ज्यादातर अधेड़ उम्र के थे। जियाओ यांगलोंग का इतना अहंकार और शक्ति के साथ जन्म लेना उन्हें पहले से ही असहज कर रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जियो यांगलोंग 30 वर्ष की आयु में मार्शल दाव क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम हो गया। ठीक है, अब से तुम मेरे गुरु रहोगे। सुन जिन्हाओ मुस्कुराया और जियाओ यांगलोंग के पास चला गया। जियो यांगलोंग ने हंसते हुए अपना क्रिस्टल कार्ड निकाला और सन जिन्हाओ को 10 मिलियन क्रिस्टल सिक्के दिए। अगर उसके सभी छात्र उत्कृष्ट होते तो वे उसे जरूर अच्छे परिणाम दिला पाते। फिर शिक्षक होने का उदार इनाम भी उसे ही मिलता। इसलिए ये क्रिस्टल सिक्का खर्च बहुत लाभदायक था। इसके बाद उच्च योग्यता वाले छात्र एक के बाद एक सामने आने लगे। प्रशिक्षक उन्हें क्रिस्टल सिक्के चुराने के लिए दे रहे थे। छात्र भी यथार्थवादी थे, जो उन्हें ज्यादा क्रिस्टल सिक्के देता वह उनमें से किसी एक को चुन लेता जो ऐसा करने की क्षमता रखता। 8वें स्तर के मार्शल बॉडी के ज्यादातर छात्र ले लिए गए। 2 महिलाओं के अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था। मार्शल स्टेज के बीच में बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक महिला खड़ी थी। उसके छोटे बाल कंधों तक थे और उसकी आंखें हल्के बैंगनी रंग की थीं।
यह एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य था। उसका सुंदर और चुलबुला अंडाकार चेहरा था, जिस पर थोड़ा सा अहंकार भी था। ऐसा लग रहा था कि वह बुरे मूड में है। मैं जू जिए हूँ, 18 साल की, 8वें स्तर की मार्शल बॉडी। जहाँ तक स्पिरिट वैंस और मार्शल स्पिरिट की बात है, मुझे कुछ नहीं कहना। वह नाटी कद की थी, सिर्फ 1.6 मीटर लंबी, लेकिन उसकी आवाज साफ और सुरीली थी, न तो दास्तापूर्ण और न ही दबंग। यद्यपि प्रशिक्षकों को जू जिए की मार्शल स्पिरिट और स्पिरिट वैंस के बारे में पता नहीं था, लेकिन 18 वर्षीय मार्शल बॉडी लेवल 8 को निश्चित रूप से पहले छीन लिया जाएगा। कई प्रशिक्षकों ने उत्साहपूर्वक अपनी बोलियां लगाईं। जियाओ यांगलोंग ने भी भाग लिया और बोली को 15 मिलियन क्रिस्टल सिक्कों तक बढ़ा दिया। लैन फेंगजिन की सुस्त आवाज अचानक तीव्र लड़ाई से आई। उसने कहा, जू जी, बस मेरे पीछे आओ। मैंने लगभग 20 साल की उम्र में मार्शल दाव क्षेत्र में प्रवेश किया था। क्रिस्टल सिक्के सभी अश्लील होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए अश्लील क्रिस्टल सिक्कों का इस्तेमाल नहीं करूंगी। हाँ, मैं एक उच्च स्तरीय शिलालेख गुरु हूँ। प्रशिक्षक, कृपया मुझे सलाह दें। जू जिए की हल्की बैंगनी आंखें चमक उठी और उसने तुरंत कहा। फिर वह लैन फेंगजिन के पास चली गई। भीड़ दंग रह गई। यह जू जिए की पसंद की वजह से नहीं, बल्कि लैन फेंगजिन की वजह से था। यह मार्शल दाव क्षेत्र की एक युवती निकली और वह एक उच्च रैंक शिलालेख मास्टर भी थी। ये सचमुच एक अद्भुत प्रतिभा थी और इसने कई छात्रों को इसके प्रति आकर्षित किया। क्रिस्टल सिक्कों की तो बात ही छोड़िए, अगर वह लाखों क्रिस्टल सिक्के भी मांगती तो भी वे उसके छात्र बनना चाहते। इससे पहले उसने किसी भी छात्र को छीनने के लिए जोर से बात नहीं की थी। इसके अलावा वह ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस से थी, इसलिए उसकी पहचान काफी रहस्यमय थी। अब जब उसने आखिरकार छात्रों को भर्ती करने के लिए अपना मुंह खोला था, तो सभी को उसकी क्षमता का एहसास हो गया था। किन यून को लैन फेंगजिन के बारे में कुछ बातें पता थीं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह एक उच्च पदस्थ शिलालेखकार थी। उसने मन ही मन कोसा। लैन फेंगजिन ने पहले उससे यह बात छिपाई थी, लेकिन अब उसने बड़ी उदारता से कह दिया था। अब बारी थी हुओ जोंग की। उसकी लंबाई और उसकी घबराहट देखकर बाकी प्रशिक्षकों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पीछे अभी भी 100 से ज्यादा छात्र थे। चाहे वे किसी भी नजर से देखें, वे हुओ जोंग से बेहतर थे। हालांकि अभी भी कुछ बुजुर्ग थे जो उसे चाहते थे। जैसे ही हुओ जोंग अपना फैसला लेने ही वाला था, लैन फेंगजिन अचानक चिल्लाई, हुओ जोंग, इधर आओ। हालांकि हुओ जोंग हक्का बक्का सा लग रहा था, पर वो बेवकूफ नहीं था। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि लैन फेंगजिन ने उसे क्यों चुना है, फिर भी वो जल्दी से वहां चला गया। उसने अपना सिर रगड़ा और मुस्कुराते हुए लैन फेंगजिन को धन्यवाद दिया। बाकी छात्र दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लैन फेंगजिन क्या सोच रही है। पहले जब उसने 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र को देखा था, तो उसने कोई आवाज नहीं की थी। अब उसने 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र के इस सीधे सादे और ईमानदार बड़े आदमी हुओ जोंग को चुना था। जल्द ही मुरोंग डैरेन की बारी आ गई। जैसे ही वह मंच पर आया, कई लोग उसके बारे में बातें करने लगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उसने किसी से बदतमीजी की। मैं मुरोंग दारेन हूँ। मार्शल स्पिरिट गोपनीय है, उम्र गोपनीय है। 7वें स्तर का मार्शल बॉडी। मैं ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस के बीस्ट मार्शल पैलेस का शिष्य हूँ। मैं एक अर्ध संत हूँ। ये देखकर कि उसने नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था, जिस पर जानवरों के आत्मा के निशान थे, सभी समझ गए कि वह सच बोल रहा है। यहाँ तक कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के बूढ़े भी इस बात से वाकिफ थे। मुरोंग डैरेन, आप और हुओ जोंग अच्छे दोस्त हैं, क्या आप मेरे घर आ रहे हैं? लैन फेंगजिन चिल्लाया। आदरणीय गुरु, आप वास्तव में एक अंतर्दृष्टिपूर्ण व्यक्ति हैं। सच कहूँ तो ओल्ड थर्ड हुओ भी बीस्ट मार्शल पैलेस से है। अगर कोई हमसे लड़ने के लिए क्रिस्टल सिक्कों का उपयोग करना चाहता है, तो उसे कम से कम 10 या 20 मिलियन क्रिस्टल सिक्कों की आवश्यकता होगी, है ना? मुरोंग डैरेन ने मुस्कुराते हुए कहा और दौड़ते हुए आया। सबको समझ आ गया कि लैन फेंगजिन ने हुओ जोंग और मुरोंग डैरेन को क्यों स्वीकार किया। वे सभी बीस्ट मार्शल पैलेस के शिष्य थे, इसलिए उनके प्रवेश के लिए कोई विशेष स्थान होना चाहिए। किन यून मुरोंग दारेन के पीछे खड़ा था। जब वह मंच पर आया, तो दूसरे प्रशिक्षकों ने उसे तिरस्कार से देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उसके बारे में जानते थे। हालांकि उसमें ताकत थी, लेकिन उसकी स्वर्गीय सिंह भुजा में एक बड़ी समस्या थी। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के उन बुजुर्गों के अनुसार जो टोटम को समझते थे, किन यून स्वर्गीय सिंह की भुजा के कारण पागल हो सकता था। वह लोगों को मारने के लिए उतावला हो सकता था। मैं किन यून हूँ, 7वें चरण का मार्शल बॉडी। मेरे पास केवल एक स्पिरिट वेन है, मेरी मार्शल स्पिरिट। कुछ गड़बड़ हो गई है और यह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। हालांकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मैंने किन जिंगफेंग और क्यू यू को हराया, जो दोनों 8वें मार्शल बॉडी लेयर पर थे, किन यून ने कहा। जियो यांगलोंग ने मजाक उड़ाया। किन यून, तुम उन्हें सिर्फ एक चाल की वजह से हरा पाए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम में 8वें स्तर के मार्शल बॉडी को हराने की ताकत है? क्या इसलिए नहीं कि तुमने पागल होने का जोखिम उठाया और जबरदस्ती स्वर्गीय शेर का हाथ उधार लिया? अन्य प्रशिक्षकों ने जियाओ यांगलोंग के शब्दों पर चर्चा की और उनसे सहमत हुए। डीन बाई, अगर कोई किन यून को स्वीकार नहीं करता है, तो उसका क्या होगा? सुन जिन्हाओ ने पूछा। डीन बाई ने एक पल सोचा और जवाब दिया, अगर कोई उसे नहीं चाहता है, तो वह केवल हेवंस प्राइड अकादमी छोड़ सकता है। कोच एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई भी किन यून को नहीं चाहता था। किन यून ने मन ही मन उस चुलबुली राक्षसी लैन फेंगजिन को कोसा। उसने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? जाहिर है वह उसे कुछ देर के लिए रोककर रखना चाहती थी ताकि वह बेचैन हो जाए।
किन यूं, क्या तुम अब भी कलाकृतियां बना सकते हो? लैन फेंगजिन ने अचानक पूछा। अब मेरी मार्शल स्पिरिट में कुछ गड़बड़ है, यह अस्थायी रूप से संभव नहीं है, किन यून ने कहा। लैन फेंगजिन को सबसे अच्छी तरह पता था कि किन यूं कलाकृतियां बना सकता है या नहीं। उसने किन यूं को ढेर सारे हड्डियों के ताबीज और एक उच्च स्तरीय आत्मा ताबीज बनाते देखा था। जब मैं ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में था तो मैंने देखा कि आपने जियाओ यूएलन को एक स्टोरेज ब्रेसलेट दिया था। ये बहुत सुंदर है, क्या आपके पास कुछ बचा है? लैन फेंगजिन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभर आई और उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अध्याय 222। फिलहाल मेरे पास और नहीं है। किन यूं लैन फेंगजिन को स्टोरेज ब्रेसलेट देने से हिचकिचा रहा था। आखिरकार वह उससे ज्यादा परिचित नहीं था। इसके अलावा एक ब्रेसलेट बेहद कीमती होता है। लैन फेंगजिन हंसी। क्या सच में और कुछ नहीं है? तो फिर यह कब उपलब्ध होगा? लैन फेंगजिन के लहजे से बाकी कोच समझ गए कि वो किन यूं को धमका रही थी और चाहती थी कि वो एक स्टोरेज ब्रेसलेट निकाल ले। अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो उनकी जलन का ठिकाना न रहा। तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरी अग्नि मार्शल आत्मा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, फिर मैं तुम्हें एक स्टोरेज ब्रेसलेट जरूर दूंगा, किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तुम मेरे छात्र हो, इस बात को मत भूलना। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। लैन फेंगजिन ने स्टोरेज ब्रेसलेट वाली बात पर जोर नहीं दिया। उसने ऐसा सिर्फ दूसरों को ये समझाने के लिए किया था कि उसने किन यून को अपना छात्र क्यों स्वीकार किया था। किन यून ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। फिर वह लैन फेंगजिन के पास से चला गया। लैन फेंगजिन ने असल में किन यून को अपना छात्र स्वीकार कर लिया था। इससे दूसरे छात्र बहुत ईर्ष्यालु हो गए। वे किन यून को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन लैन फेंगजिन ने उसे एक स्टोरेज ब्रेसलेट की वजह से स्वीकार कर लिया था। किन यून और लैन फेंगजिन का रिश्ता बहुत अच्छा था। वे एक दूसरे के राज जानते थे, लेकिन बाकी लोग नहीं। टीएल नोट। सिर्फ 4 पंक्तियां पहले लेखक ने कहा था कि किन यून उससे ज्यादा परिचित नहीं है। कमाल है ना, लैन फेंगजिन ने पहले ही 4 छात्रों का चयन कर लिया था। बाकी छात्र चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह दोबारा चयन नहीं कर पाएगी। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह जियाओ यांगलोंग जैसी क्यों नहीं थी, जो 8वें स्तर के मार्शल बॉडी दायरे में से कुछ को चुनती थी। उसकी क्षमताओं के साथ 8वें स्तर के लोग निश्चित रूप से उसका अनुसरण करने को तैयार होंगे। ये देखकर जियो यांगलोंग के दांत पीस गए। वह ये भी जानता था कि लैन फेंगजिन कितनी शक्तिशाली है और वह उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अब जबकि किन यून लैन फेंगजिन का शिष्य बन गया था, जियो यांगलोंग बेहद दुखी था। उसे ये भी चिंता थी कि लैन फेंगजिन का समूह उनसे आगे निकल जाएगा। जब प्रशिक्षकों ने अपने छात्रों का चयन पूरा कर लिया तो वे समूहों में बंट गए। हर प्रशिक्षक ने अपना कप्तान चुनना शुरू किया। तुम में से कौन कप्तान बनने में दिलचस्पी रखता है? लैन फेंगजिन ने जूजिए की ओर देखा और उसे टीम लीडर बनने का इशारा किया। हालांकि उसने कोई आवाज नहीं की और सिर्फ किन यून और उसकी टीम को देखा। मिस जू, आपकी साधना सर्वोच्च है, आपको ये करना ही चाहिए। हालांकि मुरोंग डेरिन को औरतों से प्यार था, फिर भी उसने जूजिए को उकसाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा लैन फेंगजिन भी थी। किन यून समझ गया था कि उसका दिल तो कामुक था, पर उसे खुलकर कहने की हिम्मत नहीं थी। वह आमतौर पर सिर्फ औसत दर्जे की लड़कियों को ही रिझाने की हिम्मत करता था। अगर उसे मीन फीलिंग जैसी निर्दयी लड़की मिल जाती तो वह दूर छिप जाता। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, जूजिए ने उदासीनता से कहा। किन यून ने कहा, तो मैं टीम का नेता बनूंगा। जूजिए को टीम लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुरोंग दारेन और हुओ जोंग किन यून के परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए किन यून टीम लीडर बन गए। कप्तानों, आओ और अपने मॉन्स्टर कोर जुवान बीड्स ले लो, डीन बाई ने कहा। जुवान बीड मैजिक बीस्ट कोर से ऊर्जा अवशोषित कर सकता है। सबसे पहले तुम कहीं जाओ और मैजिक बीस्ट कोर प्राप्त करने के लिए मैजिक बीस्ट को मार डालो। केवल वे मैजिक बीस्ट कोर जिन्हें तुम 1 घंटे के भीतर निकालोगे जुवान बीड द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं, इसलिए अगर कोई और तुम्हें मैजिक बीस्ट कोर दे भी दे तो भी यह बेकार है। प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, जिससे कई छात्र मन ही मन उत्साहित थे। जब सुन जिन्हाओ राक्षस कोर जुवान मन का लेने गया तो उसने डीन बाई से कहा, डीन, कृपया किन यून को स्वर्ग के गौरव प्रांगण से बाहर निकाल दें। वह बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। मुझे चिंता है कि वह हमारे स्वर्ग के गौरव अकादमी के छात्रों को नुकसान पहुंचाएगा। 8वें स्तर के मार्शल बॉडी के एक अन्य छात्र ने कहा, पिछले 1 साल में किन यून ने कई प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला है। ऐसा लगता है कि उसे प्रतिभाशाली लोगों को मारने का शौक है, इसलिए मैं हेडमास्टर से उसे हेवंस प्राइड अकादमी से बाहर निकालने का अनुरोध करना चाहूंगा। 8वें स्तर के मार्शल बॉडी वाला यह व्यक्ति भी जियाओ यांगलोंग का शिष्य था। ये स्पष्ट था कि जियाओ यांगलोंग ने ही उन्हें ऐसा कहने के लिए कहा था। किन यून ने नाराजगी भरी हंसी के साथ कहा, क्या तुम सब में कुछ गड़बड़ है? अगर तियानलिंग साम्राज्य का युवराज मुझे मारकर अपना नाम कमाना चाहता है तो मेरे लिए भी उसके साथ ऐसा करना कैसे संभव नहीं है? क्या मैं उसका विरोध नहीं करूंगा और उसे मुझे मारने नहीं दूंगा? ये बेतुका है कि यू और किन जेंग फेंग, उन्होंने मार्शल आर्ट में मुझसे प्रतिस्पर्धा की और मेरे प्रति निर्दयी भी थे। क्या आपको लगता है कि मुझे उनके प्रति दयालु होना चाहिए? आपकी राय में क्या आप अब भी मुझे थप्पड़ मारने के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे? क्रूरता की बात करें तो तुम्हारा गुरु जियाओ यांगलोंग एक अक्षम्य खलनायक है। कौन नहीं जानता कि उसने अपने ही पिता को ज़ॉम्बी बना दिया था। अगर तुम लोग कुछ समय के लिए उसके साथ रहे तो तुम लोगों के साथ जरूर कुत्तों जैसा व्यवहार किया जाएगा और उसकी कैद में रखा जाएगा। जियाओ यांगलोंग गुस्से से चिल्लाया,
जिनहाओ, जाओ और इसके मुंह पर थप्पड़ मारो। यह आदमी बकवास कर रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है, मुझे अपमानित कर रहा है, ये पिटाई का हकदार है। चिंता मत करो, मेरे यहाँ होने के कारण तुम इसे बस 10 थप्पड़ मार सकते हो। जब सुन जिनहाओ ने ये सुना तो उन्होंने कुछ बड़े कदम आगे बढ़ाए और उनकी इस गति से कई छात्र प्रशंसा में चिल्ला उठे। हुओ जोंग और मुरोंग डैरन आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन लैन फेंगजिन ने उन्हें खींच लिया। वह जानती थी कि किन यून को कोई नुकसान नहीं होगा। सबने देखा कि सुन जिनहाओ भूत की तरह गिर पड़ा। जैसे ही वह उसे थप्पड़ मारने वाला था, वह अचानक दर्द से चिल्ला उठा। भागो! किम यून ने स्वर्गीय सिंह का हाथ हिलाते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया। जब उसने सुन जिनहाओ के चेहरे पर थप्पड़ मारा तो उसका हाथ बिजली की तरह चमक उठा और गुस्से से एक धीमी दहाड़ निकली। सुन जिनहाओ दर्जनों मीटर दूर उड़ गया। वह मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था, खून और दांत थूक रहा था, उसका चेहरा विकृत हो गया था। जियो यांगलोंग को पहले ही पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके पास इसे रोकने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। किन यून, तुम वाकई बहुत क्रूर हो। देखो मैं तुमसे कैसे निपटता हूँ। जियो यांगलोंग गुस्से से दौड़ा। सुन जिनहाओ को थप्पड़ मारना जियाओ यांगलोंग के मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा था। जैसे ही वह दौड़कर वहां पहुंचा, उसने देखा कि लैन फेंगजिन किन यून के सामने खड़ी थी। लैन फेंगजिन की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह टेलीपोर्ट हो गई हो। जियाओ यांगलोंग, अगर तुम अपने उस छात्र की तरह नहीं बनना चाहते जिसे इस तरह पीटा जा रहा है और जो तुम्हारे दांत ढूंढ रहा है, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लैन फेंगजिन ने धमकी भरी आवाज में व्यंग्य किया। जियो यांगलोंग की आंखों का कोना गुस्से से फड़क उठा। वह मुड़ा और अपनी चोटों का इलाज करने के लिए सुन जिनहाओ की ओर दौड़ा। गुरुजी, जब किन यून ने मुझ पर मानसिक शक्ति से हमला किया तो मैं लापरवाह था। सुन जिनहाओ ने पहले किन यून की मानसिक शक्ति के बारे में सुना था, लेकिन उसे यह बात पसंद नहीं आई थी। उसका मानना था कि किन यून की मानसिक शक्ति उस पर असर नहीं कर सकती, इसलिए वह अचानक से पकड़ा गया था। उसे यह नहीं पता था कि किन यून को कुछ समय पहले ही डू गुई से गहन मार्गदर्शन मिला था। उसने मानसिक शक्ति की मार्शल आर्ट स्पिरिट कॉन्सेंट्रेशन किल में बहुत प्रगति कर ली थी। जियो यांगलोंग ने डीन बाई की ओर देखा और कहा, डीन, क्या आपने भी ये देखा? किन यून ने जरा भी संकोच नहीं किया। ये पूरी हेवेंस प्राइड अकादमी के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप उसे हेवेंस प्राइड अकादमी से बाहर निकालने का फैसला ले पाएंगे। डीन बाई हल्के से हंसे। जियाओ यांगलोंग, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस के मुख्य शिष्य हो, तुम इतने बेशर्म हो सकते हो। मैंने अभी अभी साफ साफ देखा है, तुम ही थे जिन्होंने सुन जिनहाओ को पहला कदम उठाने के लिए मजबूर किया। तुमने मुझे अपनी नजरों में भी नहीं रखा और अब तुम चाहते हो कि मैं किन यून को हेवेंस प्राइड अकादमी से बाहर निकाल दूं। तुम खुद इतने काबिल हो, तुम्हें उसे बाहर निकाल ही देना चाहिए। एक डीन होने के नाते वह वहीं खड़ा रहा, लेकिन जियाओ यांगलोंग ने उसे नीचा देखा, इसीलिए उसने सुन जिनहाओ से किन यून पर हमला करवाया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सुन जिनहाओ पर किन यून की मानसिक ऊर्जा का हमला होगा और फिर उसे बेरहमी से थप्पड़ मारा जाएगा। अब सुन जिनहाओ खड़े होने में सक्षम हो गए और उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया और किन यून को कोसने लगे। जियो यांगलोंग ने दांत पीसते हुए दूसरों की तरफ देखा। प्रशिक्षकों, आप सभी किन यून के चरित्र को जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वह हेवेंस प्राइड अकादमी छोड़ दे, तो मेरे पीछे खड़े हो जाइए। अगर आधे से ज्यादा प्रशिक्षक मेरा समर्थन करते हैं, तो किन यून को भागना पड़ेगा। बहुत जल्द प्रशिक्षक और छात्र एक एक करके जियाओ यांगलोंग के पीछे खड़े हो गए। ये वे लोग थे जिन्हें जियाओ यांगलोंग जानता था। कुल 23 लोग थे जिन्होंने किन यून के जाने का समर्थन किया। उनमें से लगभग आधे ने समर्थन किया। जब जियाओ यांगलोंग ने देखा कि आधे से भी कम कोच उसका समर्थन कर रहे हैं, तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर भी उसने जोर देकर कहा, डीन बाई, जरा देख लीजिए, इतने सारे कोच और छात्र किन यून के जाने का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनकी राय का सम्मान करें और किन यून को जाने के लिए कहें। अभी भी 27 कोच ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राय व्यक्त नहीं की है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि अल्पसंख्यक बहुमत की बात मानेंगे? लैन फेंगजिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप बाकी 27 कोचों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अगर वे अपना रुख जाहिर नहीं करते, तो यह अनुपस्थित रहने के बराबर है, जब तक कि वे किन यून के ठहरने का समर्थन न करें। जियाओ यांगलोंग जानता था कि ये प्रशिक्षक दूसरों को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह चुप रहा। सुन जिनहाओ किन यून के सामने आए और व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, किन यून, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो यहाँ से चले जाओ। जैसा कि तुमने देखा है, यहाँ तुम्हारा स्वागत करने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं। यहाँ तुम्हारी मौजूदगी पूरे हेवेंस प्राइड अकादमी के माहौल को ही प्रभावित करेगी। जियाओ यांगलोंग का समर्थन करने वाले प्रशिक्षकों में से एक ने यह भी कहा, किन यून के पास 10 करोड़ से ज्यादा गहन अंक हैं। जुबान अंकों के लिए वह कुछ भी कर सकता है। हेवेंस प्राइड अकादमी में उसके साथ हम निश्चिंत नहीं हो सकते। 10 से ज्यादा छात्र और कोच भी चिल्लाए, किन यून, बाहर निकलो, किन यून, बाहर निकलो। किन यून ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मेरे 100 मिलियन जुबान पॉइंट्स मेरे स्टोरेज बैग से मैजिक कोर में बदल गए और जुबान पॉइंट्स में बदल गए। ये मुझे खुद मिले थे। कोई दिक्कत है क्या? अगर यह सच था, तो किन यून की बात सच थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत से लोग अपनी जादुई कोर को स्टोरेज पाउच के बदले देने को तैयार थे। जू जिये की बैंगनी आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से पूछा, किन यून, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई संग्रहणीय आत्मा कलाकृति है? मैं इसे कैसे बदलूं? किन यून ने एक पल सोचा और कहा, कंगन तो चले गए।
अभी भी एक स्टोरेज बैग है। जब मेरी मार्शल स्पिरिट सुरक्षित थी तब मैंने कुछ स्टोरेज बैग रिफाइन किए थे और अब भी मेरे पास कुछ बचे हैं। चूंकि तुम और मैं एक ही स्क्वाड से हो इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। 5 क्लास 9 मॉन्स्टर कोर कैसा रहेगा? इतना महंगा? 5 लेवल 9 मैजिक क्रिस्टल 50 मिलियन क्रिस्टल में बेचे जा सकते हैं और आपके स्टोरेज बैग की कीमत 50 मिलियन है। जूजिए ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। मेरे स्टोरेज बैग की क्षमता बहुत ज्यादा है, उन टूटे हुए स्टोरेज बैग से कई गुना ज्यादा। इसमें खून से बांधने की भी क्षमता है और इसका डिजाइन बहुत ही शानदार है। किन यून ने एक छोटा सा बैग निकाला जो बैंगनी रोशनी से जगमगा रहा था। वह वाकई बहुत खूबसूरत था और बैंगनी रंग का भी था। जूजिए ने बैंगनी रंग के कपड़े पहने थे और साफ दिख रहा था कि उसे बैंगनी रंग पसंद है। संयोग से किन यू ने एक बैंगनी रंग का स्टोरेज बैग ढूंढ लिया था। मेरे पास 9वीं रैंक के केवल 3 जादुई कोर हैं। जूजिए की बैंगनी आंखें चमक उठीं और यह स्पष्ट था कि वह बहुत भावुक हो गई थी। सिर्फ उसका दिल ही नहीं द्रवित हुआ था, यहाँ मौजूद ज्यादातर छात्र भी बेहद द्रवित थे और बस यही चाहते थे कि उन्हें छीन लिया जाए। चूंकि आप और मैं एक ही टीम में हैं, इसलिए मैं उन दोनों का ऋणी हूँ, किम यून ने मुस्कुराते हुए कहा और सीधे स्टोरेज बैग उसकी ओर फेंक दिया। जूजिए ने बैग लिया और उसे देखा। वह बहुत खुश थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले, बल्कि उसकी हल्की बैंगनी आंखों का रंग थोड़ा गहरा हो गया। इसके बाद उसने 3 क्लास 9 मॉन्स्टर क्रिस्टल निकाले और उन्हें किन यू को सौंप दिया। जैसे ही किन यू ने जादुई कोर रखे, एक बुजुर्ग गुरु दौड़कर आए और मुस्कुराते हुए बोले, किन यू, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई स्टोरेज बैग है? क्या तुम मुझे एक दे सकते हो? अगर आप हमारे दस्ते में शामिल नहीं हैं, तो आपको 9वें चरण के 10 जादुई कोर की जरूरत होगी। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े सीनियर, आप भी एक जानकार व्यक्ति हैं। आपको अच्छी तरह पता होगा कि अगर आपको एक अच्छी स्टोरेज स्पिरिट कलाकृति प्राप्त करनी है तो ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। आप बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि यह संयोग से मिल जाए। अध्याय 223। बूढ़े शिक्षक को संकोच हुआ क्योंकि यह बहुत महंगा था, 100 मिलियन क्रिस्टल सिक्कों के बराबर। किन यून ने एक चमकदार सुनहरा स्टोरेज बैग निकाला। जो बैग देखने में खुरदुरे लग रहे थे, उनकी तुलना में उसका बैग बहुत ही बढ़िया था। इसे बेहद खूबसूरत कहा जा सकता है। क्या आप इसे कम कर सकते हैं? अंदर कितनी जगह है? जब बूढ़े शिक्षक ने स्टोरेज थैली देखी तो उनका दिल और भी जोर से धड़कने लगा। बाकी सभी छात्र ईर्ष्यालु थे, लेकिन वे बस देखते ही रह गए क्योंकि ऐसी अच्छी चीज सिर्फ संयोग से ही मिल सकती है। अगर किसी के पास पर्याप्त क्रिस्टल सिक्के भी हों तो उसे निखारने के लिए किसी शिलालेख गुरु की मदद लेनी पड़ेगी। कई शिलालेख मास्टर्स ने भंडारण थैलियों को अनाड़ी तकनीकों से परिष्कृत किया ताकि उन्हें तेजी से परिष्कृत किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप उत्तम भंडारण स्पिरिट कलाकृतियों की दुर्लभता हुई। इसके अलावा ऐसे शिलालेख शास्त्री बहुत कम थे जो शिलालेखों को अपने भंडारण के लिए संभाल सकें। आमतौर पर इस तरह के शिलालेख शास्त्री किसी हथियार को व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत नहीं करते थे, वे केवल शिलालेखों को अंकित करने के लिए जिम्मेदार होते थे। अंदर की जगह लगभग 50 से 60 बैल की होनी चाहिए। किन यून ने हंसते हुए कहा, चूंकि आप एक बुजुर्ग हैं तो 8 क्लास 9 मॉन्स्टर कोर के बारे में आपका क्या विचार है? ये सिर्फ एक स्टोरेज बैग था, लेकिन अंदर का हिस्सा वाकई बहुत बड़ा था। इसका मतलब सिर्फ यही था कि इसे उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बनाया गया था और उस पर लिखे गए शिलालेख बहुत ही उच्च कोटि के थे। उन छात्रों के लिए ये पहले से ही काफी अच्छा था कि उनके भंडारण आत्मा कलाकृतियों में 10 बैलों की जगह थी और उनका मुख्य लक्ष्य कीमती वस्तुओं को संग्रहित करना था। ठीक है, सौदा। बूढ़े शिक्षक ने किन यू को 8 रैंक 9 जादू कोर देने से पहले निर्णायक रूप से कीमत स्वीकार कर ली। बूढ़े शिक्षक के जाने के बाद 4 और प्रशिक्षक आए। वे अधेड़ और बुजुर्ग थे, इसलिए उन्होंने किन यून के साथ एक स्टोरेज बैग के बदले कक्षा 9 के 8 मॉन्स्टर कोर बदले। इस तरह किन यू 40 क्लास 9 मॉन्स्टर क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा, जिसे 200 मिलियन जुवान पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। जियो यांगलोंग ने नफरत से अपने दांत पीस लिए। किन यू ने आसानी से 200 मिलियन जुवान पॉइंट कमा लिए थे और उन्हें इतने पॉइंट पाने में बहुत लंबा समय लगा। भंडारण बैग अस्थायी रूप से चला गया है। अगर सभी को स्थानिक आत्मा के खजाने को परिष्कृत करने के लिए एक शिलालेख मास्टर मिल जाए तो मैं सभी को स्थानिक शिलालेख तराशने में मदद करने के लिए कुछ समय ले सकता हूँ। किन यून ने तुरंत कहा जब उसने देखा कि कुछ कोच आ रहे हैं। किसी भी संग्रहित आत्मा कलाकृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आत्मा के शिलालेख होते थे। कई शिलालेख विशेषज्ञों के पास यह नहीं होता था, इसलिए वे तैयार उत्पाद का उपयोग केवल दूसरों के लिए आत्मा के शिलालेख उकेरने के लिए ही कर सकते थे। जब किन यून ने ये कहा तो कोच खुश हो गए। उन्होंने अपने पहचान पत्र निकाले और किन यून को दे दिए। उन पर उनका परिचय लिखा था। किन यून बहुत खुश था और उसने कोचों को देखकर गहरी सांस ली। यहाँ 20 से ज्यादा कोच हैं जो मुझे हेवंस प्राइड अकादमी से बाहर निकालना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे यहाँ रहने में मदद कर सकते हैं ताकि मुझे आपके लिए स्थानिक आत्मा के शिलालेख उकेरने का मौका मिल सके। ये कहना आसान है। एक बुजुर्ग जल्दी से किन यून के पीछे खड़ा हो गया। अन्य कोच भी किन यून के पीछे खड़े हो गए, ये संकेत देते हुए कि उन्हें रुकना चाहिए। जियो यांगलोंग और उसके पीछे खड़े 22 प्रशिक्षक पूरी तरह से अचंभित रह गए। 22 प्रशिक्षकों को लगा कि उन्होंने कुछ खो दिया है और उन्हें उत्कीर्णक किन यून को अपमानित करने का पछतावा हुआ। डीन बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है। किन यून रुक सकता है। सुन जिन्हाओ घबरा गया और झुंझला गया जब उसने देखा कि किन यून कितना बेफिक्र था। उसने किन यून की ओर इशारा किया और सख्ती से चिल्लाया, डीन, तुमने अभी देखा
उसने इन लोगों को अपने पक्ष में बोलने के लिए फुसलाया। यह कोई मायने नहीं रखता, चुप रहो। किन यून गुस्से से चिल्लाया और अचानक अपनी हथेली से सुन जिन्हाओ के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे वह उड़कर जियो यांगलोंग के पैरों के पास जमीन पर गिर गया। टक्कर से सुन जिन्हाओ का चेहरा विकृत हो गया। वह दर्द से कई बार जमीन पर लौटता रहा, फिर बेहोश हो गया। बहुत बढ़िया लड़ा, एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया और चिल्लाए, अच्छा लड़ा, अच्छा लड़ा। जियो यांगलोंग ने जमीन पर बेहोश पड़े सुन जिन्हाओ को देखा और क्रोधित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि किन यून कोई कदम उठाएगा। वह गुस्से से चिल्लाया, किन यून, तुम बहुत अहंकारी हो। ऐसा कहते हुए उसने एक आंतरिक शक्ति भेजी जो हिंसक रूप से किन यून की ओर उड़ी। जिस बूढ़े व्यक्ति ने स्टोरेज पाउच खरीदा था वह जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी हथेली से आंतरिक शक्ति को मुक्त करते हुए गुस्से से चिल्लाया, जियाओ यांगलोंग, तुम एक मार्शल दाव अभ्यासी हो और तुम में जरा भी शान या गरिमा नहीं है। तुमने वास्तव में 7वें स्तर पर एक मार्शल बॉडी वाले बच्चे पर हमला करने की हिम्मत की। तुम्हारे जैसे गुंडे ने हमारे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के लिए पूरी तरह से सम्मान खो दिया है। किन यून को अब पता चल गया था कि बूढ़ा शिक्षक ब्लू स्पिरिट ईस्ट पैलेस से था। उसने नीला वस्त्र नहीं पहना था, इसलिए ये पहचानना आसान नहीं था। तुम्हारा पूर्वी महल इतना गिर गया है और फिर भी तुम दूसरों के कामों में दखल देने की हिम्मत रखते हो। बुढ़िया, मुझसे लड़ क्यों नहीं लेती। जियाओ यांगलोंग पश्चिमी महल से था और हमेशा पूर्वी महल को नीची नजर से देखता था। अब वह गुस्से से भर गया था और बेकाबू होकर जोर जोर से गालियां देने लगा। डांट खाने के बाद वृद्ध अध्यापक बहुत क्रोधित हुए। जब किन यून ने ये देखा तो वह गुस्से से चिल्लाया, जियाओ यांगलोंग, मेरे जैसे जूनियर को धमकाना एक बात है, लेकिन तुम एक सम्मानित बुजुर्ग के साथ बहुत रूखे व्यवहार कर रहे हो। तुम्हारे जैसा अनादर करने वाला व्यक्ति शिक्षक बनने के लायक नहीं है। उन्होंने डीन बाई की ओर देखा और कहा, डीन, कृपया जियाओ यांगलोंग को हेवंस प्राइड अकादमी से निष्कासित कर दें। मुरोंग डैरन चिल्लाया, जो लोग जियाओ यांगलोंग को हेवंस प्राइड अकादमी से बाहर निकालने का समर्थन करते हैं वे हाथ उठाएं। हेवंस प्राइड अकादमी का यह आदमी बहुत खतरनाक है। कई लोगों ने अपने हाथ उठाए और केवल जियाओ यांगलोंग के 20 से अधिक लोगों का समूह ही स्थिर रहा। जियाओ यांगलोंग, भाग जाओ। जियाओ यांगलोंग, दफा हो जाओ। मुरोंग डैरेन जोर से चिल्लाया और कई लोग भी चिल्लाने लगे। पुराने प्रशिक्षक मूर्ख नहीं थे। किन यून एक शिलालेख गुरु थे। वे बहुमूल्य आत्मा शिलालेख उकेरने में सक्षम थे और वे उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। भविष्य में आत्मा शिलालेख उकेरना कहीं अधिक सुविधाजनक होगा। जियाओ यांगलोंग ने तो अपने पिता को भी जहर दे दिया था, इसलिए ऐसे इंसान को कोई पसंद नहीं करेगा। और तो और उसका पीछा करने से कोई फायदा भी नहीं था। डीन बाई ने कहा, जियाओ यांगलोंग, तुमने भी देखा, वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो तुम खुद ही जा सकते हो। अब जब आधे से ज्यादा कोच तुम्हें जाने के लिए कह चुके हैं तो तुम्हें चले जाना चाहिए। जियाओ यांगलोंग इतना क्रोधित था कि उसकी दोनों आंखें लाल हो गईं। उसकी मुठियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि उनमें से एक जोरदार आवाज निकल रही थी, क्योंकि उनमें भयावह आंतरिक ऊर्जा भरी हुई थी। जब कुछ बुजुर्गों ने ये देखा तो उन्होंने फौरन किन यून को भीड़ में खींच लिया। लैन फेंगजिन, जो बगल से देख रही थी, भी किन यून के पास आ गई। उसे डर था कि कहीं जियो यांगलोंग कुछ ज्यादा ही न कर दे। किन यून, बस तुम रुको। जियो यांगलोंग की गुस्से भरी दहाड़ स्टार जुवान वू अकादमी के पश्चिमी हिस्से में गूंज उठी। जियो यांगलोंग ने उन कठोर शब्दों को फेंक दिया और क्रोध से भरे पेट के साथ स्वर्ग गौरव अकादमी छोड़ दिया। 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र के छात्र सुन जिन्हाओ को लेकर जियाओ यांगलोंग के पीछे पीछे चल पड़े। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे रुकें। जिन लोगों ने किन यून को भाग जाने को कहा था, अगर वह रुकते तो शायद मारे जाते। आखिरकार उन्होंने छात्रों की भर्ती के लिए ढेर सारे क्रिस्टल सिक्के खर्च किए थे। अगर उन्हें हेवंस प्राइड अकादमी से कुछ वापस नहीं मिले तो वे अपना कुछ पैसा गंवा देंगे। सभी लोग अपनी तैयारी कर लें और 3 दिन में ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस पहुंच जाएं। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस की ताकत से वे जादुई जानवरों का सफाया जरूर कर पाएंगे। हम वहां सिर्फ प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। डीन बाई ने कहा, हेवंस प्राइड अकादमी में शामिल होने के लिए यह आपकी पहली परीक्षा होगी। लैन फेंगजिन ने किन यून और उनकी टीम की ओर देखते हुए कहा, ये परीक्षा आपके आपसी विश्वास और सहयोग की परीक्षा लेगी। किन यून, आप टीम लीडर हैं, आपको एक अच्छे टीम लीडर होने की जिम्मेदारी उठानी होगी। किन यून ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से एक अच्छा कप्तान बनूंगा। 3 दिन बाद प्रशिक्षण दिवस यहाँ होगा। हेवंस प्राइड अकादमी के पिछवाड़े में कई छोटी छोटी इमारतें थीं। प्रशिक्षक और छात्र एक ही इमारत में रहते थे, इसलिए इससे एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद मिलती थी। पूरा हेवंस प्राइड अकादमी ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। ये चौकोर था और 2000 मीटर से ज्यादा चौड़ा था। प्रशिक्षण मैदान के बीच में एक बड़ा युद्ध क्षेत्र था। प्रशिक्षण मैदान के चारों ओर कई छोटी छोटी इमारतें थीं, साथ ही ढेर सारे पेड़ और फूल भी थे। यहाँ का किला, झरना, नदी और तालाब मंडप भी बहुत थे। कुल मिलाकर वातावरण बहुत अच्छा था। कई छात्रों ने अफसोस जताया कि यहाँ का वातावरण उनके रहने वाले वातावरण से कहीं बेहतर है। किन यून और उनके साथी जिस इमारत में रहते थे वह हेवंस प्राइड अकादमी के पिछवाड़े के पूर्व में थी। यह एक छोटी नदी के किनारे थी और इसके आसपास खूब सारे फूल खिले हुए थे। नदी के किनारे थोड़ी ही दूरी पर एक मंडप था। ये जगह बीस्ट मार्शल पैलेस से कहीं बेहतर है। अफसोस की बात है कि हमें थोड़ी देर बाद बाहर जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हुओ झोंग ने दुख जताया। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, जानवरों का मार्शल महल पवित्र महल का हिस्सा है।
क्या यह वाकई इतना जर्जर है? लैन फेंगजिन ने इमारत का दरवाजा लात मारकर खोला और एक विशाल हॉल देखा। उसने किन यूं की ओर मुड़कर कहा, स्टार जुवान वू अकादमी का समग्र वातावरण ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से बेहतर है। जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टार जुवान वू अकादमी की स्थापना ग्रैंड मास्टर लैन जियाओ ने स्वयं की थी। गुरुजी, क्या ये सच है? हुओ झोंक हैरान था। स्टार जुवान वू अकादमी का इतिहास इतना लंबा है। बेशक ये सच है। पूर्वज लैन जियाओ बहुत शक्तिशाली हैं। कहा जाता है कि उन्हें अमर कब्रिस्तान का पता है। इसके अलावा उनके इतने शक्तिशाली होने का कारण ये है कि वे संयोग से अमर कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए थे। लैन फेंगजिन ने हॉल में प्रवेश किया और उसे साफ करने के लिए एक लकड़ी की कठपुतली निकाली। ये तथ्य कि मार्शल किंग लैन जियाओ अमर कब्रिस्तान से संबंधित था, किन यून को मन ही मन आश्चर्यचकित कर गया। इसका मतलब था कि स्टार जुवान वू अकादमी अमर कब्रिस्तान से संबंधित थी। जू जिये ने कठपुतली को देखा और आश्चर्य से कहा, इस गोलेम की कीमत 300 मिलियन क्रिस्टल से भी ज्यादा है। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस ने इनमें से कुछ को परिष्कृत किया है और वे इन्हें जुवान याओ के बदले साम्राज्य के रईसों को बेच रहे हैं। मुरोंग डैरन मुस्कुराया, ये लकड़ी वाला व्यक्ति भाई यून की सिल्वर लान कठपुतली जितना शक्तिशाली नहीं है। सबको पता था कि किन यून ने खुद एक कठपुतली जानवर गढ़ा है। सब उसकी तरफ देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वह उसे सबके सामने लाएगा और सब उसका मजा लेंगे। लैन फेंगजिन ने किन यूं के कंधे पर थपथपाया और चिल्लाया, बच्चों जल्दी करो और अपने शेर को बाहर निकालो। वह एक उच्च स्तरीय शिलालेख मास्टर थी और कठपुतलियों में उनकी अत्यधिक रुचि थी। अफसोस की बात है, ये टूट गया। किन यून ने अपने हाथ फैलाए और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ये पहले शहर में मेरी लापरवाही की वजह से हुआ था। जब मेरे पास समय होगा तो मैं दूसरा बनाऊंगा। मुरोंग डैरन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई यूं, क्या तुम मुझे एक कठपुतली बनाने में मदद कर सकते हो? अगर इसका शरीर सुंदर हो और नीचे 2 छेद हों तो बेहतर होगा। मैं क्रिस्टल सिक्के और जादुई कोर इकट्ठा करना शुरू कर दूंगा। कौन से 2 छेद? क्या ये बहुत उपयोगी हैं? कुछ हद तक ठंडी और उदासीन जू जिये की आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। मुरोंग डैरेन ने हंसते हुए कहा, ये काफी उपयोगी है। हा हा हा। टीएल नोट, मुरोंग तुम जानवर हो। एक निर्दोष लड़की को भ्रमित मत करो। किन यून की जोरदार लात उसके नितंबों पर पड़ी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए डांटा, दूसरे भाई मुरोंग, तेरा काम तमाम। जू जिये, जाओ एक कमरा चुनो। लैन फेंगजिन जल्दी से जू जिये से दूर चली गई और मुरोंग डैरेन को घूरा। अध्याय 224। जू जिये के जाने के बाद लैन फेंगजिन ने धमकी दी, छोटी मुरोंग, जिये ऐसी इंसान नहीं है जिससे खिलवाड़ किया जा सके। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो तुम्हारी आगे की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मुरोंग डैरेन भी थोड़ा डरा हुआ था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, इंस्ट्रक्टर, मैं गलत था। जिये को मत बताना, मैं आगे से ईमानदार रहूंगा। वे सब अपने अपने कमरे चुनने चले गए। थोड़ी सी सफाई के बाद लैन फेंगजिन ने उन्हें हॉल में बुलाया। लैन फेंगजिन ने कहा, किन यून, तुम्हें जादुई कोर जुवान मन का थामे रहना होगा। यही तुम्हारी पहली परीक्षा पूरी करने की कुंजी है। किन यून ने पारदर्शी मन का निकाला और सिर हिलाया। लैन फेंगजिन ने आगे कहा, ठीक है, आप लोग हमले की योजना पर सहमत हो जाइए। आपको आपस में अच्छा सहयोग करना होगा। आप लोग पहले इस पर चर्चा करें और मैं किनारे पर बैठकर सुनूंगी। फिर मैं आपको अपने सारे सुझाव दूंगी। किन यून ने जू जिये की ओर देखा और कहा, जिये, तुम किस प्रकार के आक्रमण में कुशल हो, या शायद कोई विशेष युद्ध कौशल है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? हुओ झोंक और मुरोंग दारेन दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे ज्यादा परिचित हूँ। कोई भी व्यवस्था करने से पहले मुझे आपकी ताकत का मोटा मोटा अंदाजा होना जरूरी है। आपके पास 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र की साधना है और आप हमारे समूह में सबसे शक्तिशाली हैं। जू जिये का चेहरा शांत और ठंडा रहा। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं नजदीकी लड़ाई में माहिर हूँ और अग्नि विशेषता वाली आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करती हूँ। हथियार दरांती की एक जोड़ी है। उसने 2 काली दरांतियां निकाली। वे देखने में तो बहुत खुरदरी थीं, लेकिन उनकी धारें बहुत तेज थीं। वह हल्के से चिल्लाई और अपने बाएं हाथ में रखी दरांती को जोर से हिलाया, जिससे दरांती का सिरा बाहर उड़ गया। हालांकि हत्था अभी भी उसके हाथ में था और वह एक काले स्टील के तार से जुड़ा हुआ था जो बाहर उड़ गया। वापस ले लो, जू जिये ने आदेश दिया और ब्लेड तुरंत उसके पास लौट आया। किन यून और उसके साथियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर उनकी गर्दन पर तेज दरांती से वार किया जाता तो उनके सिर जमीन पर लुढ़क जाते। बहुत शक्तिशाली। आश्चर्य के एक पल के बाद किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना विशाल राजा स्पिरिट हैमर और स्पिरिट एसेंस सेबर निकाला और कहा, मैं नजदीकी रेंज में लड़ सकता हूँ। यह मेरा फोर्जिंग हैमर है। ये थोड़ा छोटा ब्लेड एक सेबर है जिसे मैं मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके नियंत्रित कर सकता हूँ ताकि यह उड़ सके और दूर से हमला कर सके। मुरोंग डैरेन ने अपना पंखा निकाला और कहा, मैं दूर से हमला करने में माहिर हूँ और मेरा पंखा एक खास बीस्ट मार्शल स्पिरिट फोर्स छोड़ सकता है। मैं इसे स्काई ब्रेकिंग स्लैश कहता हूँ और यह कठोर वस्तुओं को आसानी से काट सकता है। हुओ झोंक ने एक लंबी छड़ी निकाली, मुस्कुराया और कहा, मैं नजदीकी लड़ाई में माहिर हूँ और मुझमें बहुत ताकत है। अगर तुम राक्षसी जानवरों को दबा दोगे तो मैं अपनी लाठी के एक झटके से उन्हें मार डालूंगा। जू जिये को किन यूं और कंपनी की ताकत का अंदाजा था। उसने हल्के से सिर हिलाया। अब वे सभी एक ही पक्ष में थे और यदि पूरी टीम अच्छे परिणाम प्राप्त करती तो उन्हें भी अच्छा इनाम मिलता। हाँ, मैं भी ताबीज बना सकता हूँ।
मैं इन 2 दिनों में तुम्हारी रक्षा के लिए ताबीज बनाऊंगा। किम यून ने कहा। जब लैन फेंगजिन ने ये सुना तो उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे किम यून की काबिलियत का अंदाजा हो गया था। उसके साथ अब उसकी टीम के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। जब टीम के नतीजे अच्छे होंगे तो उसे भी इनाम मिलेगा। इसके बाद किम यून ने हुओ जोंग और कंपनी के साथ विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा शुरू की। जू जिए, मुरोंग दारिन और हुओ जोंग ये सुनकर दंग रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि किम यून को जादुई जानवरों से लड़ने का अच्छा अनुभव था। उसे उनकी गहरी समझ थी और उसने उन्हें युद्धों के कई उदाहरण दिए थे। इससे उनकी रूह कांप उठी। 1 घंटे तक भाषण देने के बाद किम यून को लगा कि अब समय आ गया है। उसने कहा, हमें अभी भी ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस की विशिष्ट स्थिति का पता नहीं है। अभी हम बस एक दूसरे को समझ सकते हैं और फिर जादुई जानवरों से निपटने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। लैन फेंगजिन ने प्रशंसा में सिर हिलाया। किम यून, आप एक योग्य कप्तान हैं। जब मैं आपसे पहले शहर में मिला था तो मैंने आपको सचमुच कम आंका था। सिस्टर लैन, आपने मुझे अपनी किस्मत की वजह से ही अपना शिष्य बनाया है। आप असल में मुझसे एक स्टोरेज ब्रेसलेट के लिए पैसे ऐंठना चाहती हैं। किम यून ने दुखी होकर कहा, मैंने ये सब उन्हें ये बताने के लिए किया कि आप एक शिलालेख गुरु हैं, ताकि वे आपको नीची नज़र से न देखें। जैसा कि आप बाद में देख सकते हैं, एक युवा मार्शल दाओ साधक जियो यांगलोंग आपको एक शिलालेख गुरु को हरा नहीं सका। लैन फेंगजिन ने खिलखिलाकर हंसी। अब उन्हें पता चला कि किम यून और लैन फेंगजिन एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। किम यून ने कहा, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें करना है। मैं तावीज़ बनाने जा रहा हूँ। मैंने मध्यम श्रेणी के शरीर सुरक्षा तावीज़ बनाए हैं। अगर ये 9वीं श्रेणी के जादुई जानवर के सामने 2-3 सेकंड तक टिक पाते हैं तो 8वीं श्रेणी के जादुई जानवर को रोकना आसान होगा। लैन फेंगजिन किम यून के पीछे गई और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी आपकी मदद करूंगी। गुरु को कुछ करना होगा। मुरोंग दारिन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और उन दोनों को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उसने आह भरते हुए कहा, भाई यूं तो कमाल के हैं। आप तो सैंग महल की इस रहस्यमयी मादा बाघिन का भी ख्याल रख सकते हैं। बकवास मत करो। हुओ जोंग ने मुरोंग डैरिन को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। जू जिए जल्दी से अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने स्टोरेज बैग की जांच करने की जल्दी में थी। लैन फेंगजिन एक शिलालेख विशेषज्ञ थी और ताबीज बनाना जानती थी। अब वह किम यून को जानवर की हड्डी पिघलाकर ताबीज बनाने में मदद कर रही थी। इस तरह किम यून को केवल आत्मा के निशान बनाने की जरूरत थी। एक सहायक का होना अच्छी बात है, किम यून ने आह भरते हुए कहा। जब वह शरीर सुरक्षा तावीज बना रहा था, मैं मार्शल दाओ दायरे की एक युवा महिला मार्शल कलाकार और एक वरिष्ठ शिलालेखकार वास्तव में आपके लिए छोटे मोटे काम करती हूँ। लैन फेंगजिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। किम यून ने लैन फेंगजिन के नीले कपड़ों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहन लैन, जब आप ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के कपड़े पहनती हैं तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रैंड लगती हैं। ये तो आपकी तरह नहीं लग रहा। चलो, मैं तो एक औरत हूँ। लैन फेंगजिन ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं। किम यून लैन फेंगजिन के इरादे भी जान सकती थी। वह शायद उसके उच्च श्रेणी के स्पिरिट मार्क्स सीखना चाहती थी। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस का पतन हो गया था और अन्य संप्रदायों ने उन्हें यहाँ छिपने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शक्तिशाली शिलालेखों की संख्या के मामले में वे अन्य शक्तियों से बहुत पीछे थे। इससे वे अन्य शक्तियों की समग्र उपकरण शक्ति के बराबर नहीं पहुँच पाए। बहन लैन, आप अमर कब्रिस्तान के बारे में कितना जानती हैं? किम यून महान गुरु की बड़ी बहन की बात भूला नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि अमर कब्रिस्तान के प्रति शी किएरू की सौम्यता का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। लैन फेंगजिन ने हल्की सी आह भरी, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि पूर्वज लैन जियाओ का अमर कब्रिस्तान से कुछ नाता है। उनकी अनोखी स्टार यांग मार्शल आर्ट्स अमर कब्रिस्तान से प्रेरित थी। ये सुनकर किम यून घबरा गया। उसके मन में कई बातें भी आईं। लैन जियाओ ने सोल गाइडिंग स्टार पीक पर जो संरचना छोड़ी थी उससे उसे डार्क सन मार्शल स्पिरिट प्राप्त करने में मदद मिली। ये बहुत संभव था कि लैन जियाओ ने इसे अमर कब्रिस्तान से प्राप्त किया हो। डार्क सन यिन का प्रतीक था, यानी 10,000 तारों वाली कब्र, क्योंकि डार्क सन की मार्शल आत्मा एक विशाल ब्लैक होल से आई थी। वह ब्लैक होल किसी भी तारे को निगल सकता था और सभी तारों और सूर्य का अंतिम विश्राम स्थल था। 9 यांग दिव्य आत्मा और 9 यिन आत्मा निश्चित रूप से अमर कब्रिस्तान से संबंधित हैं। महागुरु की बड़ी बहन की पृष्ठभूमि कैसी है? अतीत के बारे में सोचते हुए किम यून का मन अनगिनत विचारों से भर गया। लैन फेंगजिन ने आगे कहा, अतीत में ग्रैंडमास्टर लैन जियाओ ने कई शक्तिशाली रहस्यमय शिलालेखों को नियंत्रित किया था, जिनकी बदौलत हमारा ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस बेहद शक्तिशाली बन गया था। हालांकि उन रहस्यमय शिलालेखों को समझने के लिए व्यक्ति में एक निश्चित स्तर की प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा का पता लगाने के लिए बाद में शिलालेख संप्रदाय की परीक्षा होती थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही कोई व्यक्ति उन रहस्यमय शिलालेखों को सीख सकता था। सालों से कम शिष्य ही परीक्षा पास कर पाए हैं। फिर रहस्यमय शिलालेख खो गए और हमारा ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस ढह गया। लैन फेंगजिन ने बेबसी से आह भरी। किम यून को शिलालेख द्वार की स्थिति की बेहतर समझ थी। यह एक बेहद खतरनाक परीक्षा थी और पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई प्रतिभाशाली लोगों की जान जा चुकी थी। क्या शिलालेख संप्रदाय के रहस्यमय शिलालेख वास्तव में अमर कब्रिस्तान से संबंधित हैं? किम यून ने फिर पूछा। लैन फेंगजिन ने तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल।
किंवदंती है कि अमर कब्रिस्तान में एक बहुत मजबूत अवरोध था। उस अवरोध को तोड़ने के लिए ग्रैंडमास्टर लैन जियाओ ने कई वर्षों तक उसका अध्ययन किया और कई शिलालेख सीखे। हालांकि वे रहस्यमय शिलालेख बहुत ही विचित्र और खतरनाक हैं। अगर किसी का मन पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो उन रहस्यमय शिलालेखों द्वारा उसके मन को विचलित करना बहुत आसान है, जिससे उसकी साधना विक्षिप्त हो सकती है और फिर उसकी मृत्यु हो सकती है। किन यून को अमर कब्रिस्तान के चित्र का ख्याल आया। यह एक बहुत ही अजीब चीज थी। इस नक्शे को समझने और असली नक्शा पाने के लिए शायद शिलालेखों के बारे में काफी जानकारी की जरूरत होगी। ध्यान से पंक्तियां लिखो, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। लैन फेंगजिन समझ गई कि किन यून शिलालेख द्वार में रुचि रखता है और उसने जल्दी से विषय बदल दिया। यद्यपि वह जानती थी कि किन यून बहुत शक्तिशाली है, फिर भी वह नहीं चाहती थी कि वह शिलालेख द्वार के परीक्षणों में भाग ले। लैन फेंगजिन की मदद से किन यून की मध्यम श्रेणी के अस्थि तावीजों को परिष्कृत करने की गति काफी बढ़ गई थी। 3 दिनों में उसने 40 तावीज बना लिए थे। हुओ जोंग, मुरोंग दारिन और जू जिये सभी को 10-10 टुकड़े मिले। यह उनकी सुरक्षा के लिए काफी था। हम कल सुबह मिलेंगे। जिये, मैं रात भर में तुम्हारे लिए प्रकाश अभिलेख उपकरण का एक सेट तैयार कर दूंगा। इससे तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएंगी। किन यून ने कहा, शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे जख्म भरने के अपने तरीके हैं। जू जिये मन ही मन खुश हुई जब उसे 10 हड्डियों वाले ताबीज मिले। कहा जा सकता है कि ये अब तक मिले सबसे अच्छे ताबीज थे। वह हमेशा अपनी भावनाओं को छुपाती थी और नहीं चाहती थी कि दूसरों को उसकी भावनाओं में आए बदलाव के बारे में पता चले, इसीलिए उसका चेहरा हमेशा इतना शांत रहता था। अगली सुबह लैन फेंगजिन किन यून और कंपनी को हेवंस प्राइड अकादमी के केंद्र में प्रशिक्षण मैदान में ले आए। उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिली थी। जियाओ यांगलोंग सचमुच लौट आया था। ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस का पैलेस मास्टर आया था और उसने बताया था कि उसे हेवंस प्राइड अकादमी में प्रवेश दिया जाना चाहिए। सबको सावधान रहना होगा। जियाओ यांगलोंग और सुन जिनहाओ जैसे लोग हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लैन फेंगजिन ने किन यून और उसके साथियों से धीरे से कहा। किन यून और कंपनी ने सिर हिलाया। सभी प्रशिक्षकों और छात्रों के इकट्ठा होने के बाद वे स्टार जुवान वू अकादमी से एक साथ निकले। रास्ते में उनके साथ जुवान लेवल मार्शल स्कूल के 3 उप प्राचार्य भी थे और डीन बाई भी डूगुई और कुछ अन्य शिक्षकों के साथ उनके पीछे जाना चाहते थे। यदि हेवेंस प्राइड अकादमी के छात्र ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के बाहर जादुई जानवरों से निपटने में असमर्थ थे तो वे मार्शल डाउ क्षेत्र के साधक हमला करेंगे। इतने सारे साधकों ने उनका अनुसरण इसलिए किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों पर आत्मिक जानवरों द्वारा हमला न किया जाए। रास्ते में किन यून की नजर जियाओ यांगलोंग की आंखों पर पड़ी, जो हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। इससे उसे बेहद घृणा हुई। जियो यांगलोंग किन यून के लिए कोई खतरा नहीं था क्योंकि वह उस पर सीधा हमला नहीं कर सकता था। दूसरी ओर 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र के छात्रों के पास लड़ने का मौका था। यह वही बात थी जिसके बारे में किन यून चिंतित था। अगर वे युद्ध के मैदान में होते तो कुछ मार्शल बॉडी लेवल 8 मार्शल आर्टिस्टों द्वारा घेर लिए जाने और उन पर हमला किए जाने से उन्हें बहुत खतरा होता। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि वे मारे जाते। अध्याय 225। पूरे दिन की यात्रा के बाद किन यून ने अंततः ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस को देखा। चिलचिलाती धूप में ये स्टार पैलेस नीली रोशनी से चमक रहा था और ऐसा लग रहा था कि पूरा स्टार पैलेस हल्के नीले रंग की क्यूई बाधा से ढका हुआ है। स्टार पैलेस से 100 मील के दायरे में यह एक बंजर वीरान जमीन थी। कई ऊंचे पहाड़ नष्ट हो गए थे और हर जगह पत्थर बिखरे पड़े थे। क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस जादुई जानवरों का आसानी से निशाना बन सकता था। सौभाग्य से उनकी सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत थी। जादुई जानवर स्टार पैलेस की बाधा को भेद नहीं पाए और स्टार पैलेस के पास मौजूद शक्तिशाली जादुई जानवर भी मारे गए। वर्तमान में ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के बाहर अधिकांश जादुई जानवर कक्षा 8 और कक्षा 7 के थे। कभी कभी कक्षा 9 के जादुई जानवर भी होते थे। जादुई जानवर ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के बाहर बंजर पहाड़ों पर घूमते रहते थे तथा अपने शिष्यों के बाहर आकर उन पर हमला करने की प्रतीक्षा करते थे। पिछले कुछ दिनों में उनके कुछ शिष्य जादुई जानवरों द्वारा मारे जा चुके थे। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस भी अन्य मार्शल अकादमियों जैसा ही था। शिष्यों में बाहर निकलने के लिए पर्याप्त शक्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कड़ी परीक्षा पास करनी होगी और पास होना होगा। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के आसपास के वीरान पहाड़ों में बड़ी संख्या में जादुई जानवर विचरण करते थे। नतीजतन हेवंस प्राइड अकादमी ने उन्हें अपने पहले परीक्षण के लिए चुना। दर्जनों मार्शल कलाकारों ने 200 छात्रों को ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। स्टार पैलेस के द्वार के बाहर सड़ती हुई लाशों का आभास था। जमीन पर जादुई जानवरों के मांस के कई टुकड़े बिखरे पड़े थे और युद्ध से बचे हुए विशाल गड्ढे भी। इस मुकदमे में तुम्हारी जान जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तुम्हें इस बारे में मन बना लेना चाहिए। सबसे पहले, तुम लोगों के पास कोई इनाम नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जो कर सकते हो करो और मुसीबत में पड़ने पर जितना हो सके भागने की कोशिश करो। डीन बाई ने कहा, अगर तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो जब तक तुम स्टार पैलेस के प्रवेश द्वार तक भागोगे जादुई जानवर तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। यदि कोई पुरस्कार नहीं होगा तो उत्तरजीविता प्रशिक्षण के लिए कोई प्रेरणा नहीं होगी। एक छात्र ने निराशा में कहा। इस बार उनकी चुनौती ताज़ा दानव जानवर कोर हासिल करने और फिर अपने जुबान बीड्स का इस्तेमाल करके उनसे ताज़ा ऊर्जा सोखने की थी। जो टीम सबसे ज्यादा ताज़ा ऊर्जा सोख लेगी वह नंबर 1 होगी। कोई इनाम नहीं है, बस जुबान पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इनाम जीतने वाली टीम को 1 करोड़ जुबान पॉइंट्स मिलेंगे, प्रिंसिपल बाई ने कहा। 100 मिलियन जुबान पॉइंट कई छात्रों के लिए बहुत बड़ी राशि थी।
शुरुआत में सभी लोग थोड़े निराश हुए, लेकिन 100 मिलियन जुआन पॉइंट्स इनाम की बात सुनने के बाद वे सभी लड़ने की भावना से भर गए। एक छात्र ने पूछा, डीन, यदि दोनों दस्तों के बीच संघर्ष हो तो क्या लड़ाई की अनुमति होगी? इस तरह का संघर्ष अपरिहार्य है। इसकी अनुमति है। अगर कोई मृत्यु या चोट लगती है तो यह आप दोनों के बीच की दुश्मनी होगी। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। गुओ चेंग ने कहा। वह तियानजुआन मार्शल स्कूल के उप प्राचार्य थे और उन्होंने नियमों के अनुकूलन में भी भाग लिया था। ये कहते ही किन युन का दिल धड़क उठा और उसने जियाओ यांगलोंग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक ठंडी, भयावह मुस्कान आ गई। उसे अंदाजा हो गया था कि 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में मौजूद सुन जिन्हाओ और उसका समूह उन पर हमला कर देंगे। सुबह हो गई है। तुम्हें अंधेरा होने से पहले यहाँ वापस आना होगा। डीन बाई ने कहा, समय हो गया है। तुम्हें अभी निकलना चाहिए और इस समय का सदुपयोग करके कुछ और राक्षस जानवरों को मारना चाहिए। 50 टुकड़ियां तुरंत सभी दिशाओं में बिखर गईं और उजाड़ पहाड़ों में प्रवेश कर गईं। इसी समय ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस का दरवाजा खुला और कोच अंदर आ गए। गेट से अंदर घुसते ही उन्हें एक विशाल चौक दिखाई दिया। चौक के चारों ओर 4 विशाल क्रिस्टल पत्थर की दीवारें थीं जो 10 मीटर से भी ऊंची थीं। कई राक्षसी जानवर बंजर पहाड़ों की दरारों में या पत्थरों के नीचे की दरारों में अपने शिकार की प्रतीक्षा करते हुए छुपकर बैठे देखे जा सकते थे। वहां नीले वस्त्र पहने कई शिष्य भी विशाल क्रिस्टल पत्थर की दीवार को देख रहे थे। इसके बाद वे स्वर्ग की गौरव अकादमी की विभिन्न टीमों और जादुई जानवरों के बीच की लड़ाइयों को अपनी आंखों से देख पाएंगे। लैन फेंगजिन और बाकी प्रशिक्षकों को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए अंदर आते ही वे सभी बेहद हैरान रह गए। खासकर जियो यांगलोंग, उसके चेहरे पर कुछ भद्दा भाव आ गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर सुन जिन्हाओ और उसके साथी किन युन और उसके साथियों के खिलाफ कोई कदम उठाते तो बहुत मुमकिन था कि वे यहाँ के लोगों को साफ दिखाई देते। ये स्थानिक आत्मा के शिलालेखों से बनी कोई वस्तु है ना? उन्होंने बाहर उजाड़ पहाड़ के विभिन्न हिस्सों में स्थानिक आत्मा के शिलालेखों से बनी कई आंखें लगाई थीं। बाद में उन्होंने यहाँ जो कुछ भी देखा था उसे यहाँ पहुँचा दिया था। लैन फेंगजिन यांग शियू के पास गई और क्रिस्टल की दीवार पर आत्मा के निशानों को बड़ी दिलचस्पी से देखा। वरिष्ठ बहन, हेवंस प्राइड अकादमी की कुल मिलाकर स्थिति कैसी है? जियाओ युलान पास आई। उसने नीला सूट पहना हुआ था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, मानो उसने अभी अभी कोई भीषण युद्ध लड़ा हो। मैं एक शिक्षक हूँ और आपके पति मेरे छात्र हैं, लैन फेंगजिन ने हंसते हुए कहा। जियो यू लैन और यांग शी यू थोड़ा हैरान हुए। फिर उन्होंने क्रिस्टल पत्थर की दीवार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। उम्मीद थी कि शायद किन यू दिख जाएं। उन्हें नहीं पता था कि किन यू और लैन फेंगजिन एक दूसरे को जानते हैं, वरना वे जरूर किन यू से उसकी स्थिति के बारे में पूछते। पूर्वी महल के बुजुर्ग शुई यीहुई और हो जिंगफेंग वहां आए। जी वुफेग भी उनके पास ही था। पता नहीं वे एक दूसरे से कैसे मिले। चौक पर और भी ज्यादा लोग आने लगे। वे हेवंस प्राइड अकादमी के मामलों के बारे में पहले से ही जानते थे और अब वे हेवंस प्राइड अकादमी के शिष्यों की ताकत भी देखना चाहते थे। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के कई नए शिष्य 3 जुबान स्तरीय मार्शल अकादमियों से आए थे। वे ये भी देखना चाहते थे कि तीनों मार्शल अकादमियों के उत्कृष्ट छात्र कितने अच्छे हैं। किन यून और उनके साथियों को यह नहीं पता था कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो राक्षसी जानवरों के साथ उनकी लड़ाई देखेंगे और उनकी आवाजें भी सुनेंगे। किन यून के पास राक्षसी जानवर का पता लगाने और उसके निशान खोजने की क्षमता थी, इसलिए उसकी टीम उसे खोजने वाली पहली टीम थी। यह एक बहुत ही समतल बंजर भूमि थी और आसपास कोई बड़ी चट्टानें नहीं थीं, इसलिए आप इसे किसी भी तरह से देखें, यहाँ कोई जादुई जानवर छिपा नहीं हो सकता था। हालांकि किन यून एक राक्षसी जानवर की आभा को महसूस कर सकता था। भाई यूं, ये कैसा जादुई जानवर है? हुओ जोंग ने धीमी आवाज में पूछा। उसने अपनी लंबी छड़ी निकाली और चारों ओर देखा। भाई यूं, यह कोई जादुई जानवर नहीं लग रहा। क्या तुम्हें यकीन है? मुरोंग डैरन ने कहा, लेकिन फिर भी उसने अपना हथियार निकाल लिया। किन यून ने गंभीरता से कहा, इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ सचमुच एक जादुई जानवर का साया है। आप सभी को सावधान रहना होगा। जू जिये ने काली दरांती निकाली और सतर्क हो गई। हालांकि उसे किसी जादुई जानवर का आभास नहीं हुआ, फिर भी उसे अपने कप्तान पर बहुत भरोसा था। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के चौक में एक क्रिस्टल पत्थर की दीवार थी। किन यून और उसके साथी उस पर दिखाई दिए। चौक में मौजूद लोग सोच रहे थे कि जादुई जानवर कहाँ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां अंतरिक्ष की आंख थी जिससे कोई जादुई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। जब हर कोई उलझन में था, किन यू अचानक आगे बढ़ा और तेजी से मुरोंग डैरेन की ओर झपटा। मुरोंग डैरेन दूर फेंका गया और उसी समय एक पतली परछाई तलवार की तरह उड़ती हुई आई। तितर बितर हो जाओ, किन यून चिल्लाया, जमीन में जादुई जानवर छिपे हैं। कुल मिलाकर 2 हैं। जब हुओ जोंग और जूजिये ने ये सुना तो वे जल्दी से तितर बितर हो गए। उन्होंने ये भी देखा कि उनकी ओर क्या उड़ रहा था। वह मुट्ठी के आकार का एक हुक था। यह एक जहरीले बिच्छू का डंक था। चूंकि डंक इतना बड़ा था, इसलिए कोई भी कल्पना कर सकता था कि बिच्छू कितना बड़ा होगा। हुआ ला की आवाज के साथ जमीन से अचानक एक बड़ा सा पिंड निकला। यह वाकई एक बिच्छू था। इसका शरीर लगभग 3 मीटर लंबा था और इसकी पूंछ भी लगभग 3-4 मीटर लंबी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि इसकी पूंछ पर लगा हुक बहुत दूर तक उड़ सकता था, मानो किसी जंजीर से बंधा हो। ये दर्जनों मीटर तक बहुत तेजी से उड़ सकता था। जू जिये की दरांती भी उड़ सकती थी, इसलिए ये काफी हद तक समान थी। 2 काले बिच्छू जमीन से निकले और मुरोंग डैरेन और हुओ जोंग पर हमला कर दिया। भाई यूं, हम कैसे लड़ें? उसने अपना पंखा हिलाया और अपनी वज्र शक्ति का कुछ अंश छोड़ा।
वह बिच्छू के शरीर पर गिरा, पर उसका कोई खास असर नहीं हुआ। जहरीले बिच्छू का शरीर मोटे काले कवच से ढका हुआ था। उसकी सुरक्षा बहुत मजबूत थी और वह अपनी आंतरिक शक्ति को भी रोक सकता था। किन युन ने कहा, ऐसा लगता है कि केवल नजदीकी मुकाबले से ही बिच्छू को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि नजदीकी मुकाबला बहुत खतरनाक है। बिच्छू का जहर बेहद भयानक होता है और उसकी पूंछ भी बहुत अजीब होती है, जिससे निपटना मुश्किल होता है। दोनों बिच्छुओं की गति भी बहुत तेज थी क्योंकि वे हुओ जोंग और मुरोंग डैरेन का पीछा कर रहे थे। कैप्टन, मैं नजदीकी इलाके में लड़ सकता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं कोशिश करूं? हुओ जोंग ने कहा। नहीं, बिच्छू का डंक बहुत फुर्तीला होता है। तुम्हारा शरीर बड़ा है, इसलिए इससे बचना आसान नहीं है। किन युन ने अपनी आत्मा सार कृपाण को नियंत्रित करके बिच्छू की उल्टी पूंछ के हुक पर वार किया। जिए, मुरोंग, बिच्छू के डंक पर वार करो। डंक बाहर मत आने देना, मैं उसे फुसलाकर ले आता हूँ। इससे पहले किन युन ने अपनी कृपाण उड़ाकर पूंछ के हुक पर वार किया था ताकि वह हिल न सके, वरना समय समय पर पूंछ का हुक बाहर निकल आता। तीसरी हुओ, उस जहरीले बिच्छू पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारा पीछा कर रहा है। किन युन चिल्लाया। इस समय मुरोंग डैरेन दूरी पर एक बिच्छू पर हमला कर रहा था, उसकी पूंछ पर निशाना साध रहा था। ठीक है। हुओ जोंग के तैयार होने के बाद उसने किन युन को दौड़ते हुए देखा। उसने कृपाण को साथ में उड़ाया और बिच्छू की पूंछ पर 6 स्टाइल विंडस्लेयर का इस्तेमाल किया। पवन संहारक तकनीक के 6 चरणों का प्रयोग होते ही कृपाण की परछाइयां तुरंत अपनी जगह ले लीं। कृपाण क्यों लहरों की तरह उमड़ पड़ा और बड़े बिच्छू को अपने घेरे में ले लिया। स्विश 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 स्विश, आत्मा का सार तलवार से वार किया गया। तलवार की रोशनी ठंडी थी। जब वह बिच्छू की पूंछ से टकराई तो चारों तरफ चिंगारियां उड़ गईं। बिच्छू के शरीर पर लगा काला कवच स्टील जैसा मजबूत था। फिर भी किन युन के 6 शैली वाले पवन संहारक ने उसे काट डाला। हुओ जोंग भी दौड़ा दौड़ा आया। उसने अपनी लंबी छड़ी उठाई और उसके शरीर से एक उग्र सांड की आभा फूट पड़ी। बैंग 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 बैंग। हुओ जोंग ने 1 दर्जन से ज्यादा चालों में लाठी तकनीक का प्रदर्शन किया। उसकी हर चाल बेहद शक्तिशाली थी, जिससे विशाल जहरीला बिच्छू जमीन में धंसकर मर गया। जू जिए और मुरोंग डैरेन एक अन्य बिच्छू से निपट रहे थे। वह बिच्छू पहले तो कांटा फेंकने ही वाला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जू जिए कांटा फेंकते ही दरांती छोड़ देगी। जहरीला कांटा निकल चुका था और जू जिए ने भी बेशर्मी से हमला कर दिया। उसकी दरांती देखने में भद्दी लग रही थी, पर थी बेहद तेज। उसे घुमाते ही उसने बिच्छू के सारे पैर आसानी से काट डाले, बिल्कुल भूसा काटने की तरह। बिच्छू के पैर कट गए थे, इसलिए वह केवल जमीन पर लेटकर अपनी पूंछ हिलाकर संघर्ष कर सकता था। किन युन और हुओ जोंग दौड़े और बिच्छू को जोरदार तमाचा मारा। उन्होंने बिच्छू का खोल चकनाचूर कर दिया और काफी देर तक हिला तक नहीं। मेरा काम हो गया, मैं जादुई कोर लेने जा रहा हूँ। किन युन हंसा और राहत की सांस ली। अभी तो वाकई बहुत खतरनाक था। स्टार पैलेस प्लाजा में मौजूद लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। यह आयरन आर्मर स्कॉर्पियन है, एक रैंक 8 जादुई जानवर। इसे वास्तव में एक मार्शल बॉडी लेवल 8 और 3 मार्शल बॉडी लेवल 7 युवकों ने इतने कम समय में मार डाला। किन युन की ताकत वास्तव में उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। लौह कवचधारी बिच्छू से निपटना आसान नहीं है, लेकिन वे साथ मिलकर अच्छा काम करते हैं और हर पहलू में कुशल हैं। तभी वे कक्षा 8 के 2 जादुई जानवरों को आसानी से मार पाएंगे। अध्याय 226। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में 8वें और 7वें स्तर के कई मार्शल बॉडी वाले युवक थे। जब उन्होंने किन युन और उनके साथियों को बिच्छुओं को मारते देखा तो वे भावुक होकर आहें भरने लगे। किन युन और उनके साथियों ने बिच्छू से जादुई कोर और अपना जुबान मन का निकाल लिया। वे 8वीं अवस्था के 2 जादुई कोर से ऊर्जा को बहुत तेजी से अवशोषित करने में सफल रहे। ये काम कुछ ही पलों में पूरा हो गया। अभी अभी 2 जादुई जानवर मर गए हैं। आसपास के जादुई जानवर जरूर अपनी ओर आती मौत की आहट पालेंगे। कौन जाने, शायद वे जल्द ही आ भी जाएं। किन युन ने कहा, हमें जल्दी से निकलना होगा। जू जिए ने ठंडे स्वर में कहा, बहुत देर हो चुकी है, जानवरों का झुंड आ गया है। भागे या लड़ें। राक्षसों का झुंड वाकई तेज था और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उनकी संख्या 30 से ज्यादा थी और वे सभी भूरे रंग के नुकीले भेड़िए थे। नुकीला भेड़िया बड़ा नहीं था और एक जादुई जानवर के लिहाज से छोटा माना जाता था। उसकी लंबाई सिर्फ 2 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर थी। हालांकि उसका शरीर घने कांटों से ढका हुआ था और वह बहुत डरावना लग रहा था। फुर्तीला भेड़िया जब पास आया तो वह चीखा नहीं, बल्कि उसके कदम हल्के और सुंदर थे। जैसे ही उसे कोई इंसान दिखाई देता वह झट से उस पर झपट पड़ता। नेता कक्षा 8 का जादुई जानवर है, बाकी कक्षा 7 के हैं। हम उनसे निपट सकते हैं। ये कहते हुए किन युन अपने बाएं हाथ में विशालकाय राजा आत्मा हथौड़ा लेकर आगे बढ़ा। कराह के साथ उसकी बाईं बाह की आस्तीन अचानक फट गई, जिससे उसकी मजबूत मांसपेशियां दिखाई देने लगीं। उसकी बाईं बाह पर स्वर्गीय सिंह कुलदेवता चिन्ह भी दिखाई दिया, जिससे बैंगनी रंग की चमक निकल रही थी। उसकी बाह की त्वचा से लगातार लपटें और बिजली चमक रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि विशालकाय राजा स्पिरिट हैमर अचानक बहुत बड़ा हो गया। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के अंदर तियान जुवान मार्शल स्कूल के गुओ चेंग ने ये देखा और चौंककर चिल्लाया, विशाल आत्मा परिवर्तन। किन यू ने असली विशाल राजा आत्मा हथौड़ा कैसे प्राप्त किया, जिसके अंदर एक विशाल आत्मा है? एक असली विशाल राजा आत्मा हथौड़ा को विशाल मार्शल आत्मा के साथ मिलाना जरूरी है ताकि वह अचानक विशाल हो जाए। इसे एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट हथियार माना जा सकता है। लैन फेंगजिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा।
उसने किन यूं का विशालकाय राजा स्पिरिट हैमर तो देखा था, लेकिन उसके अंदर जियान स्पिरिट नहीं देखी थी। जब चौक में मौजूद लोगों ने गुओ चेंग की बातें सुनी तो हंगामा मच गया। किन यून के पास 7वें स्तर के मार्शल बॉडी में एक उच्च श्रेणी की आत्मा कलाकृति थी। यह ऐसी चीज थी जिसका वे केवल आदर कर सकते थे। ये जानना जरूरी था कि मार्शल दाव क्षेत्र के कई साधकों के पास उच्च स्तरीय आत्मा कलाकृतियां नहीं थीं। सामान्यतः उच्च स्तरीय आत्मा कलाकृतियां पहले से ही बहुत अच्छी थीं। किन यून, जो युद्ध के बीच में था, हमेशा यह मानता था कि उसका विशालकाय राजा आत्मा हथौड़ा कम से कम एक उच्च श्रेणी का आत्मा खजाना था। तैयार हो जाओ। किन यून गुर्राया और विशाल हथौड़ा उठाया। उसने जमीन की ओर मुंह किया और सुनामी तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने शक्ति की एक प्रचंड सुनामी छोड़ी और उन्मत्त आत्मा के निशान पर हमला किया। सुनामी तकनीक एक उच्च श्रेणी की जुबान रैंक मार्शल आर्ट है। ये पृथ्वी लोक की सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीकों में से एक है। किन यून की मार्शल आर्ट की समझ बहुत ऊंची थी। उसने सुनामी कला में पहले ही महारत हासिल कर ली थी, जिससे वह 7 शॉकवेव पैदा कर सकता था। सुनामी कौशल ने आंतरिक शक्ति को प्रचंड तरंगों में बदल दिया, जो बाहर निकली और आक्रमणकारी भेड़ियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनके शरीर पर लगे कई कांटे इन तरंगों से टूट गए। सुनामी तकनीक से कांटेदार भेड़िए पर हमला होने के बाद उसमें पहले जैसी क्रूरता नहीं रही। इसके अलावा उसके शरीर की ऊर्जा भी हिल गई और वह अस्त व्यस्त हो गई। वह एक पल के लिए भी अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ रहा। हमला करो, किम यून चिल्लाया। हुओ झोंग और जूजिए पहले ही दौड़कर आ चुके थे। हुओ झोंग की लंबी छड़ी नीचे आई और एक भेड़िए के सिर को कुचल दिया। जूजिए की डराती की 2 हंसियाएं बाहर निकल आईं। जब उन्हें वापस खींचा गया तो 2 भेड़ियों की खोपड़ियां जमीन पर लुढ़क गईं। दूर से मुरोंग दारिन उन कांटेदार भेड़ियों को गौर से देख रहा था जो अपनी ताकत वापस पा चुके थे। जैसे ही कांटेदार भेड़िए किन यून और उसके साथियों के पास पहुंचते, वह अपनी आंतरिक शक्ति से उनके अंगों को तोड़ डालता। किन यून के हाथ में विशाल हथौड़ा भी बेहद भयानक था। हथौड़े से मारे गए कांटेदार भेड़ियों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। उन्हें तब तक मारा गया जब तक उनके शरीर टूटकर मर नहीं गए। ये कहना जरूरी था कि जूजिए, एक मार्शल बॉडी लेवल 8 मार्शल आर्टिस्ट, बेहद शक्तिशाली थी। उसने सबसे ज्यादा लोगों को मारा था। कुछ ही समय में उसने आधे स्पाइक्ड वुल्व्स को मार गिराया। थोड़ी देर बाद भेड़ियों का झुंड मारा गया। उन्हें भेड़ियों के झुंड को मारते देख नीली आत्मा के महल के शिष्यों की आहें फिर से निकल गईं। प्रशिक्षकों ने भी सोचा था कि किन यून और उनके साथी भेड़ियों का ध्यान भटकाकर भाग जाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि पलक झपकते ही ज्यादातर भेड़िए मर चुके होंगे। भाई यूं के साथ सब कुछ हमेशा आसानी से चलता रहा है। जी वुफेंग हल्के से मुस्कुराया। उसने पहले भी किन यूं के साथ मिलकर खूंखार जानवरों को मारा था और यह भी उतना ही आसान था। ऐसा लगता है कि उनकी दक्षता 8वें स्तर के मार्शल बॉडी दायरे वाली 4 टीमों की तुलना में बहुत अधिक है। हो जिंगफेग मुस्कुराया। जियाओ यानलोंग के चेहरे पर थोड़ी भद्दी मुस्कान थी क्योंकि उसकी छोटी सी टीम अभी तक नहीं आई थी। इसका मतलब था कि उन्हें कोई राक्षसी जानवर नहीं मिला था। चौक के चारों ओर की क्रिस्टल की दीवारों पर जादुई जानवरों से जूझते दूसरे दस्तों की छवियां धीरे धीरे उभरने लगीं। कुछ दस्ते बेहतरीन थे, जबकि कुछ औसत। वे न सिर्फ जादुई जानवरों को मार नहीं पाए, बल्कि घायल होकर भाग भी गए। कई टीमें राक्षसी जानवरों की तलाश में जुट गईं। किन यून और उनके साथी भी क्रिस्टल की दीवार से गायब हो गए थे। वे तभी फिर से प्रकट होंगे जब वे राक्षसी जानवरों से युद्ध करेंगे। 1 घंटे बाद किन यून और उनके साथी एक बार फिर ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के चौक की क्रिस्टल दीवार पर दिखाई दिए। इस बार उनका सामना एक विशालकाय काले बाघ से था। बाघ का पूरा शरीर मोटी, सख्त खाल से ढका हुआ था। उसकी चमक काली धातु जैसी थी और उसके मुंह में 4 तीखे, तलवार जैसे दांत थे। उसकी आंखें गहरे हरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं और जब वह दहाड़ता था तो उसके शरीर की रेखाएं लाल रोशनी से चमक उठती थीं। ये कक्षा 9 का जादुई जानवर है, काला एम्बर टाइगर। यांग शियू ने थोड़ा चिंतित होकर धीरे से चिल्लाया। जब चौक में मौजूद शिष्यों ने काले अंगारे वाले बाघ को देखा तो वे सभी डर के मारे चिल्ला उठे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ समय पहले 9वें स्तर के मार्शल बॉडी में एक शिष्य था जिसे काले अंगारे वाले बाघ ने खा लिया था। ये काला अंगारा बाघ अनेक शिष्यों के हृदय में छाया हुआ था। किन यून और उनके साथियों को पता था कि उनके सामने खड़ा विशालकाय बाघ कक्षा 9 का जादुई जानवर है, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि वे उसे मार सकते हैं। जिस क्षण ब्लैक एम्बर टाइगर प्रकट हुआ, उसने सबसे पहले जूजिए की ओर झपट्टा मारा क्योंकि उसने जो क्यूई छोड़ा था वह सबसे शक्तिशाली था। दूसरा भाई मुरोंग, किन यून चिल्लाया। मुरोंग दारिन ने जल्दी से अपनी आंतरिक शक्ति से प्रकाश का एक गोला बनाया और काले बाघ को उड़ा दिया। इसके बाद किन यून ने काले एम्बर टाइगर के सिर पर वार करने के लिए अपनी आत्मा सार कृपाण को नियंत्रित किया। झंकार, कृपाण नीचे गिरा जिससे अप्रत्याशित रूप से एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई। बाघ का सिर नहीं कटा, ये बहुत मजबूत है। किन यून चौंककर चिल्लाया, सब लोग पीछे हट जाओ, काले बाघ से दूर रहो। जूजिए, जो काले बाघ के सबसे करीब थी, उसकी आंखें बैंगनी हो गईं। उसके हाथ में पकड़ी दरांती बैंगनी चमक से ढक गई। दरांती की नोक अचानक उड़कर काले बाघ के अगले पैरों पर जा लगी। उसने हंसिया को पीछे खींच लिया। वह बाघ के अगले पैरों को काटना चाहती थी, लेकिन बाघ की मोटी खाल इतनी कठोर थी कि उसे काटना संभव नहीं था। जूजिए, सावधान। किन यून ने काले बाघ को दहाड़ते हुए अपनी ओर झपटते देखा और तुरंत चिल्लाई। इसके बाद वह ज्वाला बादल की सीढ़ियों पर चढ़ गया और उड़कर ऊपर चला गया। यह आप पर निर्भर है।
जूजिए ने हल्की सी चीख मारी और दरांती का ब्लेड बैंगनी रोशनी के साथ चमक उठा, जिससे एक धमकी भरा आभामंडल निकला। ससी बाघ के अगले पैरों पर फंसी हुई 2 दरांतियां आखिरकार खींच ली गईं। साथ ही उन्होंने बाघ के अगले पैर भी तोड़ दिए। काला अंगारा बाघ, जो झपटा था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से दहाड़ा। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और जूजिए को काट लिया। मुरोंग डैरिन, जो कुछ दूरी पर खड़ा था, ने अपनी आंतरिक शक्ति की एक गेंद बाघ के मुंह में छोड़ दी और उसे पुनः उड़ा दिया। बाघ के अगले अंगों को काटने के लिए जूजिए ने बहुत ताकत लगाई थी, जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हुई थी। लैन फेंगजिन ने राहत की सांस ली। उन्हें ब्लैक एम्बर टाइगर को सफलतापूर्वक मार गिराना चाहिए। यह एक 9वीं श्रेणी का जादुई जानवर है और फिर भी इसे इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया गया। क्या आपको सचमुच शक है कि यह 9वीं श्रेणी का जादुई जानवर है? दूसरे शिष्यों के मन में भी यही विचार आया। हालांकि वे समझ गए थे कि काले बाघ की उड़ान की गति और उसकी विभिन्न प्रकार की शक्तियों से निपटना बेहद मुश्किल था। इसलिए जब उन्होंने देखा कि काले बाघ के अगले पैर काट दिए गए हैं, तो वे अविश्वास से चीख पड़े। वे सभी जूजिए की अजीब बैंगनी ऊर्जा से चकित थे। तीसरे हुओ, दूसरे मुरोंग, जूजिए की रक्षा करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। किन्यू ने विशाल राजा आत्मा हथौड़ा निकाला और तुरंत काले अंगारे बाघ के सिर पर छलांग लगा दी। हैमर की विशाल मार्शल स्पिरिट के सक्रिय होने के बाद हथौड़ा तुरंत विशाल हो गया। बूम! जब किन्यून का हथौड़ा नीचे गिरा तो उसमें से बैंगनी लपटें निकलीं और गड़गड़ाहट हुई। ये 6 स्टाइल फोजिंग ड्रैगन थंडर ट्रेमर की पहली चाल थी। गोली लगने के बाद काले बाघ ने गहरी दहाड़ लगाई और उसके सिर पर दरार पड़ गई। इसके तुरंत बाद किन्यू ने दूसरा प्रहार किया। फोजिंग ड्रैगन दूसरा कदम। बादलों में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजती हुई हवा का एक झोंका पैदा कर रही थी। जब हथौड़ा गिरा तो उसकी गर्जना ने बादलों को भी हिलाकर रख दिया। इस प्रहार से काले बाघ का सिर चकनाचूर हो गया। उसका पूरा सिर फट गया। सिर्फ 2 बार में ही उसने काले बाघ का सफाया कर दिया था। ऐसी भयानक शक्ति ने ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के कई शिष्यों को अचंभित कर दिया था। क्या भयानक हथौड़े की तकनीक है! इसे जुबान स्तर की मार्शल आर्ट होना चाहिए। उसने इसे महारत हासिल करने तक अभ्यास किया है। लैन फेंगजिन भी हैरान थी। उसने महसूस किया कि किन्यून के बारे में उसकी समझ अभी भी बहुत कम थी। यांग शियू इस हथौड़े की तकनीक को सबसे अच्छी तरह समझता था और जानता था कि 6 स्टाइल फोजिंग ड्रैगन कितना भयानक है। अभी तक किन्यून ने इसमें केवल महारत हासिल की थी, इसलिए अगर वह पूर्णता और उससे भी ऊपर पहुंच गया तो उसकी शक्ति और भी भयानक हो जाएगी। किन्यून ने ब्लैक एम्बर टाइगर का कोर निकाला। जैसे ही वह उसे अवशोषित करने के लिए जुबान मन का इस्तेमाल करने ही वाला था, अचानक कुछ आकृतियां प्रकट हुईं। वे सुन जिन्हाओ और 8वें स्तर के मार्शल बॉडी के 3 युवक थे। किन्यू तुरंत जूजिए की रक्षा के लिए उसके पास दौड़ा। मुरोंग डैरिन और हुओ जोंग भी अपने हथियार लेकर सामने खड़े हो गए। सबसे अधिक संभावना यह है कि सुन जिन्हाओ और अन्य लोग उनका माल छीनने के लिए उन्हें मारने आए थे। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के चौक में जियो यांगलोंग ने ये दृश्य देखा और दांत पीस लिए। वह ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस छोड़कर सुन जिन्हाओ को रोकने के लिए बेताब था। लैन फेंगजिन ने जियाओ यांगलोंग को ठंडी नजरों से देखा और पूछा, यह आपका छात्र है जो वास्तव में किसी और की चीजें लूटना चाहता है? सचमुच बेशर्म है। किन्यून द्वारा सुन जिन्हाओ को पहले पीटना उनके बीच की एक रंजिश थी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर सुन जिन्हाओ किन्यून और उनके साथियों को छीनना भी चाहते थे तो ऐसा मैंने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने ही तो यह फैसला लिया था। जियो यांगलोंग ने जल्दी से रिश्ते को सुलझाने की कोशिश की। इतने सारे लोगों के देखते हुए अगर सुन जिन्हाओ ने वास्तव में किन्यू और कंपनी को नुकसान पहुंचाया तो जियो यांगलोंग उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। यांग शियू ने शुई यीहुई की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, एल्डर शुई, क्या आप लोग बाहर जाकर उन्हें नहीं रोकेंगे? शुई यीहुई ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है कि हम बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन दरवाजा कसकर बंद है। इसे खोलने में समय लगेगा। बाहर बहुत सारे जादुई जानवर हैं और हर बार जब हम दरवाजा खोलते हैं तो हमें महल के 4 बुजुर्गों को साथ मिलकर काम करना पड़ता है। बाकी प्रशिक्षक, जिनके किन्यून के साथ अच्छे संबंध थे, भौहें चढ़ाकर सुन जिन्हाओ और उनके साथियों की हरकतों को कोसने लगे। साथ ही उन्होंने चारों महलों के बुजुर्गों से कहा कि वे बाहर जाते समय दरवाजा खोल दें ताकि टकराव न हो। अध्याय 227। ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस के एक बुजुर्ग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इस तरह की लड़ाई अपरिहार्य है। उनके लिए अस्तित्व और प्रतिस्पर्धा दोनों ही क्रूर और एक प्रकार का अनुभव हैं। किन्यू और उनके साथी कक्षा 9 के जादुई जानवरों को भी मार सकते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र के 4 छात्रों से निपटने में सक्षम हैं। इसलिए दरवाजा खोलो या कुछ और, इसे भूल जाओ, वे इससे निपट सकते हैं। ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस की किन्यून से दुश्मनी थी और यह बहुत बड़ी दुश्मनी थी। जाहिर है कि वे ऐसे नाजुक मोड़ पर किन्यून की मदद नहीं करेंगे। लैन फेंगजिन क्रोधित हो गई और तुरंत जियाओ यांगलोंग की ओर दौड़ी। सौभाग्य से कुछ बुजुर्ग उसे खींचकर दूर ले जाने में कामयाब रहे। जब सुन जिन्हाओ और उनके साथियों को पता चला कि यह किन्यून है तो उन्होंने जल्दी से उन्हें घेर लिया। किन्यून की आवाज में गुस्से का भाव था और उसने ठंडे स्वर में कहा, सुन जिन्हाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जूजिए ने अभी अभी बहुत ऊर्जा खर्च की थी, इसलिए वह इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकी। उनकी टीम में एक खिलाड़ी कम था और 8वें स्तर के मार्शल बॉडी पर मौजूद सुन जिन्हाओ के खिलाफ उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। क्या बात है? जाहिर है तुम्हें प्रतियोगिता की क्रूरता समझाने के लिए तुमने अभी अभी 9वीं सीढ़ी के एक जादुई जानवर को मार डाला, है ना? वे ताकतवर हैं, लेकिन हमारे सामने तुम चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं हो।
सुन जिनहाओ की आंखें निर्दयता से भरी थीं और हर कोई देख सकता था कि वह हत्या के इरादे से भरा हुआ था। सुन जिनहाओ को किन युन ने कई लोगों के सामने 2 बार थप्पड़ मारे थे। इससे उसे बहुत अपमान हुआ था। जब भी वह इस बारे में सोचता तो उसके अंदर तीव्र घृणा उमड़ पड़ती। किन युन, आज मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। किसी से उम्मीद मत रखना कि कोई तुम्हें बचाएगा। जंगल में अगर तुम मर भी गए तो भी तुम्हें जादुई जानवरों ने मारा हुआ ही माना जाएगा। सुन जिनहाओ जोर से हंस पड़ा। 8वें स्तर के मार्शल बॉडी में एक लाल वस्त्रधारी युवक ने अचानक हमला किया। उसके हाथ में लंबी कृपाण हुओ झोंक की ओर बढ़ी। हुओ झोंक क्रोधित हो गया। उसने अपनी लंबी छड़ी लहराई और उसे युवक की ओर बढ़ाया। लंबी छड़ में बहुत अधिक ऊर्जा थी और वह अचानक आगे बढ़ी, जिससे तूफान पैदा हो गया और उस युवक की लंबी तलवार टूट गई। उस भयानक शक्ति ने कई लोगों को चौंका दिया। वह वास्तव में 8वें स्तर के मार्शल बॉडी की आंतरिक शक्ति का सीधा सामना करने में सक्षम था। मुरोंग डेरिन पर भी हमला हुआ। उसने अपना पंखा हिलाया और उस युवक के शरीर की ओर कुछ अजीब लाल हवा के गोले छोड़े जो फिर आग में बदल गए। सुन जिनहाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने 7वें स्तर के मार्शल बॉडी में इतनी भयानक शक्ति की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था क्योंकि उनकी शक्ति उसके प्रतिद्वंद्वी को कुचल सकती थी। किन युन ने अभी अभी एक ताबीज निकाला ही था कि सुन जिनहाओ की मुट्ठियों से सफेद सुनहरी लपटों के 2 गोले फूट पड़े। जब उसने अपनी वज्र मार्शल स्पिरिट की आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया तो वे 2 बाघों के सिरों में बदल गए। सुन जिनहाओ की मुट्ठियां सुनहरे सफेद बाघ में बदल गईं और एक भयानक दहाड़ निकली। फिर एक दबंग आभा एक तूफान में बदल गई जो फूट पड़ा। तुम लोग सावधान रहना और जूजिए को चोट मत पहुंचाना, वरना आज रात हमें और मजा नहीं आएगा। हा हा हा। सुन जिनहाओ अश्लीलता से हंसा। सुन जिनहाओ की बातें सुनकर किन युन आग बबूला हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उन चारों के मन में ऐसे गंदे विचार होंगे। जमीन पर लेटी जूजिए इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी बैंगनी आंखें मानो बैंगनी लपटें उगलने वाली थीं। धप धप धप। कुछ दूरी पर खड़ा सुन जिनहाओ एक खूंखार बाघ की तरह तेजी से झपटा। टाइगर हेड फिस्ट उन सब में सबसे भयानक था। जैसे ही वे जोर से दहाड़े, उनमें से एक भयानक आभा फूट पड़ी। किन युन ने अपने हाथ से शरीर की रक्षा करने वाला ताबीज फेंका। हवा की एक पारदर्शी लहर फूट पड़ी जिसने सुन जिनहाओ को घेर लिया। सुन जिनहाओ, जो दौड़ रहा था, अचानक ठिठक गया, मानो धरती ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो और वह हिल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद किन युन ने एक और अग्नि ताबीज फेंका जिसने सुन जिनहाओ को घेर लिया। ये शरीर को सुरक्षित रखने वाला ताबीज है। शुई यिहुई चौंक कर चिल्लाई, उसे इन आत्माओं के निशानों के बारे में कैसे पता? यह एक बहुत ही खास आत्मा का निशान है। सुन जिनहाओ जरूर मर चुका है। ये वास्तव में एक अत्यंत दुर्लभ शरीर रक्षक ताबीज था जिससे चौक में हलचल मच गई। जियाओ यांगलोंग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसी समय हुओ जोंग और मुरोंग डेरिन दोनों ने शरीर को सुरक्षित रखने वाले ताबीज फेंक दिए और अपने दुश्मनों को बंद कर दिया। हर कोई क्रिस्टल पत्थर की दीवार को गौर से देख रहा था, अंदर चल रही भीषण लड़ाई को देख रहा था। वे लगभग परिणाम देख सकते थे। अग्नि ताबीज को बाहर फेंकने के बाद किन युन आग की लपटों में कूद पड़ा। उसने विस्फोटक शक्ति का प्रयोग करते हुए सुन जिनहाओ के सिर पर मुक्का मारा। उसे बेहोश करने के बाद उसने प्लेटिनम अग्निबाग मार्शल स्पिरिट निकाली। सुन जिनहाओ बुरी तरह चीखा, जबकि सबको सिर्फ आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। लपटें गायब होने के बाद किन युन पहले ही सफल हो चुका था। उसने अपनी कृपाण निकाली और 6 शैली की पवन विनाशक शक्ति का इस्तेमाल किया। वार करते समय उसने एक शक्तिशाली बैंगनी ज्वाला का इस्तेमाल किया। कुछ शुआ शुआ ध्वनियों के साथ वह लगातार काटता रहा। उसमें एक बैंगनी ज्वाला थी। जिस समय सुन जिनहाओ के 8 टुकड़े हुए, उसी समय उसकी लाश भी जलकर राख हो गई। किन युन ने सुन जिनहाओ को मारने के बाद जूजिए पर हमला करने वाले काले कपड़े वाले आदमी को रोकने के लिए एक शरीर सुरक्षा ताबीज फेंका। जब वह आदमी जम गया तो जूजिए ने तुरंत अपनी हंसियां निकाली। कई ब्लेड की परछाइयां चमक उठीं और आदमी के शरीर पर अनगिनत घाव दिखाई देने लगे। किन युन ने एक अग्नि ताबीज फेंका और काले वस्त्रधारी युवक को जलाकर राख कर दिया। मुरोंग दारेन और हुओ झोंक के बीच युद्ध भी समाप्त हो गया था। 8वें स्तर के मार्शल बॉडी वाले दोनों युवक दयनीय मौत मर चुके थे। 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र के 4 युवा मार्शल कलाकार एक भी वार झेल नहीं पाए। 7वें स्तर के 3 मार्शल कलाकारों द्वारा हमला किए जाने के बाद वे रैंक 8 के जादुई जानवरों से भी तेजी से मर गए। चौक में मौजूद सैकड़ों शिष्य और दर्जनों साधक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। क्रोधित लैन फेंगजिन भी शांत हो गई। क्रिस्टल की दीवार पर जलती लपटों को देखकर उसने खुद को दोषी ठहराया कि वह इतनी शांत क्यों थी कि यह भूल न सकी कि किन युन के पास एक अत्यंत शक्तिशाली शरीर सुरक्षा तावीज था। यांग शियू ने जियाओ युलैन की तरफ देखा। उसकी आत्मसंतुष्ट मुस्कान देखकर मानो कह रही हो, मेरा आदमी तो कमाल का है। 8वें स्तर के कई युवा विशेषज्ञ यूं ही मर गए। हाय, कितना अफसोस है। किन युन और उनके साथी वाकई निर्दयी हैं। ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस के एक बुजुर्ग ने अफसोस भरे लहजे में कहा। लैन फेंगजिन ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर किन युन और उसके साथियों ने उन्हें नहीं मारा होता तो यह उनकी मौत होती। अगर तुमने मुझे बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला होता तो शायद तुम इसे रोक सकते थे। यहाँ अच्छा बनने का दिखावा मत करो। ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस के बुजुर्ग ने अपना मुंह बंद रखा। किन युन और उसके साथियों ने सुन जिनहाओ और उसके साथियों को मार डाला और वे आराम करने और स्वस्थ होने के लिए वहीं खड़े रहे।
लैन फैंगजिन अब उतनी चिंतित नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन यून और उसके साथियों के पास अभी भी काफी संख्या में शरीर सुरक्षा तावीज थे। हालांकि इसी समय किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा, देखो कुछ लोग आए हैं। लगता है वे किन यून और उसके साथियों पर भी घात लगाने की योजना बना रहे हैं। जब शुई यीहुई ने उन लोगों को देखा तो गुस्से से बोला, ये हमारे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के लोग हैं और कुछ पुराने मार्शल आर्टिस्ट हैं। उनके पहनावे से लगता है कि ये वेस्ट पैलेस के होंगे। हो जिंगफेंग ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने उन्हें पहले भी देखा है। वे सचमुच पश्चिमी महल से हैं। वे 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में हैं और बाहर गश्त के लिए जिम्मेदार हैं। वे क्या करने वाले हैं, किस लिए? हालांकि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर सबको पता था कि पश्चिमी महल के बुजुर्ग जरूर किन यून और उसके साथियों से निपटने के लिए वहां मौजूद थे। हो सकता है वे पास से ही देख रहे हों। जियाओ यांगलोंग की किन यून से गहरी दुश्मनी थी। वह ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस का प्रमुख शिष्य था और एक युवा मार्शल आर्टिस्ट था। वेस्ट पैलेस में उसका अपना प्रभाव जरूर था। इस बात की प्रबल संभावना थी कि 9वें स्तर के ये पुराने मार्शल कलाकार जियाओ यांगलोंग द्वारा भेजे गए थे। एक कारण ये था कि वे सुन जिन्हाओ और उनके साथियों को राक्षसी जानवरों को मारने में मदद कर सकते थे, और दूसरा कारण ये था कि वे किन यून और उनके साथियों से निपट सकते थे। जियाओ यांगलोंग का चेहरा और भी गहरा हो गया। वह बस चुप रह सकता था, लेकिन मन ही मन उस व्यक्ति को कोस रहा था जिसने इस मुकदमे की योजना बनाई थी। उन्होंने उसे यह नहीं बताया था कि जानवरों का शिकार करने के लिए भेजे जाने पर छात्रों पर नजर रखी जाएगी। किन यून और उसके साथियों को पता नहीं था कि इतने सारे लोग लड़ाई देख रहे हैं। इसलिए जब उन्होंने हमला किया तो उन्होंने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि बाद में उसके निशान भी मिटा दिए। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनसे निपटने के लिए सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस के चिकित्सक भी आए थे। आप जरूर ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से होंगे, है ना? क्या आपने अभी हमारी लड़ाई देखी? किन यून ने नीले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा। दरअसल हम सुन जिन्हाओ और बाकियों के पीछे इसलिए गए थे क्योंकि हम जादुई जानवरों को मारने में उनकी मदद करना चाहते थे। शुरू में हमने सोचा था कि वे तुम सबको आसानी से मार डालेंगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि उनके पास वाकई शरीर को सुरक्षित रखने वाले ताबीज और इतनी ताकत होगी। नीले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने व्यंग्य किया और बोलते हुए एक लंबा ब्लेड निकाला। क्या जियाओ यांगलोंग ने ही तुम्हारे आने का इंतजाम किया था? ये तो धोखा है। मुरोंग डैरन ने जमीन पर थूका। बूढ़ा आदमी खिलखिलाकर हंसा और बोला, तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है? किन यून ने अचानक एक शरीर सुरक्षा तावीज फेंका। हालांकि चारों बुजुर्ग इससे स्थिर नहीं हुए। हा, तुम्हारा शरीर सुरक्षित करने वाला तावीज हमारे सामने बेकार है। हम 9वें स्तर के मार्शल बॉडी दायरे में हैं और मार्शल दाव दायरे में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे शरीर पर लगे नीले लबादे एक निश्चित मात्रा में शक्ति को रोकने में सक्षम हैं। बूढ़ा आदमी गर्व से हंसा। ठीक है, अब मैं तुम्हें जाने देता हूँ। वापस आने पर हम स्पष्टीकरण देंगे। कप्तान, चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। जूजिए जमीन से उछलकर दौड़ी। मुरोंग डैरेन और हुओ जोंग ने भी अपनी पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया। भाई यून, तुम जाओ, हुओ जोंग गुस्से में चिल्लाया। हालांकि तुम कप्तान हो, पर सबसे छोटे हो। जल्दी से चले जाओ। मुरोंग डैरेन मंद मंद मुस्कुराया, मानो अब और जीना नहीं चाहता। किन यून स्तब्ध रह गया। जैसे ही उसने विशालकाय राजा आत्मा हथौड़ा और कृपाण हाथ में थामे, उसकी आंखें नम हो गईं। उसे अचानक खुद से नफरत हो गई। वह इतना कमजोर क्यों था? अगर वह काफी मजबूत होता तो ऐसी नौबत ही न आती। टीएल नोट, वह इतना कमजोर क्यों था? वूक्सिया जियानेक्सिया तर्क स्तर ऊपर करने के लिए 10 गुना अधिक संसाधन की आवश्यकता होती है, इस बहाने के साथ कि वे एक ही साधना क्षेत्र में अधिक मजबूत होंगे, लेकिन वास्तव में एक ही क्षेत्र में 2 स्तर ऊपर भी नहीं लड़ सकते। इस समय वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। अगर वह भागता तो जू जी, मुरोंग डैरन और हुओ जोंग तीनों मर जाते। अगर वे भागते नहीं तो वे चारों यहीं मर जाते। चलो पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं, किम यून ने अपने दिल में दहाड़ते हुए कहा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका शरीर लहरों की तरह फट गया। तुम दोनों किन यून से निपटो, हम इन तीनों से निपटेंगे। ध्यान रहे, तुम्हें इनकी जान बख्शनी होगी। हम इन तीनों का इस्तेमाल करके किन यून को आत्मा के चिन्ह सौंपने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आगे चल रहा बूढ़ा आदमी शरारत से हंसा। हालांकि किन यून के पास अभी भी एक उच्च श्रेणी का शरीर सुरक्षा तावीज था, फिर भी वह केवल 2 9वें चरण के मार्शल कलाकारों से ही निपट सकता था। इसके अलावा उसे सफल होने का आत्मविश्वास भी नहीं था। अभी वह लड़ने के लिए केवल अपनी सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग कर सकता था। बैंग बैंग बैंग। क्रोधित किन यून ने सभी प्रकार की मार्शल आर्ट को अपनी चरम सीमा तक पहुंचा दिया और एक के बाद एक भयानक ऊर्जा के गोले छोड़े। इससे उत्पन्न तेज ध्वनि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के चौक तक पहुंच गई। ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस, आपने अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोला? जब लैन फेंगजिन ने ये देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ उठी। शुई यीहुई और पूर्वी महल के अन्य बुजुर्गों ने भी उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस अंततः अन्य 3 महल के बुजुर्गों के साथ दरवाजा खोलने के लिए सहमत हो गया। अध्याय 228। किन यून के समूह में केवल एक 8वें स्तर का मार्शल बॉडी था, बाकी 3 सभी 7वें स्तर के थे। 9वें स्तर के 4 बूढ़े मार्शल बॉडी विशेषज्ञों के खिलाफ उनकी जीत की कोई संभावना नहीं थी। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिष्य चुपचाप क्रिस्टल पत्थरों की विशाल दीवार को देख रहे थे। किन यून और उनके साथियों को सिर से पैर तक खून से लथपथ देखकर उन्हें अफसोस हुआ।
किन यून बचकर भाग सकता था, लेकिन अपने दोस्तों की खातिर उसने पीछे रहकर खूनी लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया। बूढ़ा मार्शल आर्ट कलाकार खिलखिलाकर हंस रहा था, जबकि किन यून और उसके साथी दर्द से चीख रहे थे। यह आवाज लगातार फैल रही थी, जिससे सबके दिल डर से धड़कने लगे। ये देखकर जी वुफेंग कांप उठा। उसने एक जबरदस्त जानलेवा हमला किया जिसने जियाओ यांगलोंग को पूरी तरह से घेर लिया। मानो हुओ जोंग, मुरोंग दारिन और किन यून के मरते ही वह जियाओ यांगलोंग पर बिना किसी परवाह के हमला कर देगा। मार्शल दाओ क्षेत्र में कदम रख चुकी यांग शियुए का चेहरा ठंडा और कठोर था। जब उसने किन यून को कुछ वरिष्ठ साधकों द्वारा तबाह होते देखा तो उसके दिल में दर्द हुआ। उसने ये भी तय कर लिया था कि अगर किन यून सचमुच मर गया है तो वह जियाओ यांगलोंग को नहीं छोड़ेगी। लैन फेंगजिन पहले से ही मुख्य द्वार पर थी और द्वार खोलने में उन्हें कुछ समय लगेगा। अगर वे सचमुच उसकी छात्रा को नहीं बचा पाए तो वह निश्चित रूप से जियो यांगलोंग के खिलाफ कदम उठाएगी। जियो यांगलोंग अपनी जगह पर खड़ा था, भयानक हत्या की कई लहरों से घिरा हुआ, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था और ठंडे पसीने से लथपथ था। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं था, फिर भी सभी जानते थे कि इस मामले का उससे जरूर कोई लेना देना है। लड़ाई खत्म हो गई। किन यून जख्मों से लथपथ एक चट्टान पर पड़ा था। वह अब अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। सबसे ज्यादा घायल वही था। हुओ जोंग और बाकी दो ज्यादा घायल तो नहीं थे, लेकिन उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वे वापस लड़ नहीं सकते थे। किन यून, तुम अपने दोस्तों के प्रति वफादार लग रही हो। पहले तुम भाग सकती थी, पर नहीं भागी। अब पछता रही हो, है ना? हा हा हा। एक बुजुर्ग ने जूजिए को पकड़कर किन यून के सामने खड़ा कर दिया। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं तुम्हें कुछ समय देता हूँ ताकि तुम सोच सको कि तुम आत्मा के चिन्ह सौंपना चाहती हो या नहीं। अगर तुम नहीं देना चाहती तो मैं तुम्हारे सामने ही ऐसा कर सकता हूँ। हम बारी बारी से उसका काम करेंगे। हा 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 हा। नीले वस्त्र पहने इन योद्धाओं के चेहरे शैतानी हंसी से भरे हुए थे। दूर से ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिष्य और एल्डर शर्म और आक्रोश से भरे चेहरों से देख रहे थे। चार बूढ़े साधक अपने ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के लिए पहले ही पूरी तरह से बदनाम हो चुके थे। वे दरअसल एक घायल महिला के साथ बलात्कार करने की योजना बना रहे थे। वेस्ट ब्रांच, अगर तुम सब इतने घटिया हो तो हमारे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस का मना करना बेवजह नहीं है। लैन फेंगजिन पूरी तरह गुस्से में थी। वह एक औरत थी, इसलिए इतनी घिनौनी चीज देखकर वह स्वाभाविक रूप से शांत नहीं रह सकी। और तो और वह कुछ ताकतवर बूढ़े मार्शल आर्टिस्ट थे। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के सभी शिष्य चुप हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि चौक में कई मार्शल आर्ट प्रशिक्षक मौजूद थे और वे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से नहीं थे। डू गुई ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, तुम्हारे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस की तो सचमुच इज्जत ही गिर गई है। वे तो खुद को मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि कहने की भी हिम्मत रखते हैं। किन यून पहले से ही अर्धचेतन अवस्था में था। हालांकि उसे पता था कि वे जू जेडे पर हमला करने वाले हैं, लेकिन वह, जो गंभीर रूप से घायल और थका हुआ था, उन्हें रोक नहीं सका। वह बोल भी नहीं पा रहा था। आह! जू जिए अचानक दर्द से चिल्ला उठी, उसका पूरा शरीर सूज गया। हुआ स्टार पैलेस के चौक में कोलाहल मच गया। वह आत्मा विनाश करने वाली है। वह किन यून को फंसाना नहीं चाहती। कितनी सराहनीय महिला है। ये बूढ़े गुंडे बहुत दुष्ट हैं। भले ही अभी दरवाजा खुला हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। कितना अफसोस है, एक युवा प्रतिभाशाली लड़की ऐसे ही मर जाएगी। हर कोई अफसोस के साथ चर्चा कर रहा था। अर्धचेतन किन यून जूजिए के शरीर में ऊर्जा का विस्तार महसूस कर सकता था। ये स्पष्ट था कि वह आत्मा विनाश के कगार पर थी। रोको उसे, एक बूढ़े आदमी ने भी देखा और घबराकर चिल्लाया। उसने झट से अपनी क्यूई को जूजिए के शरीर में प्रवाहित किया ताकि वह फट न जाए। किन यू बुरी तरह घायल हो गया था और उसने जो प्रकाश चिन्ह उपकरण पहना हुआ था वह चुपके से उसे ठीक कर रहा था। जूजिए के रोके जाने के बाद वह अब आत्मा विस्फोट नहीं कर पा रही थी। अगर वे बुजुर्ग किन यून से आत्मा के निशान नहीं पा सके तो वे निश्चित रूप से जूजिए का बलात्कार करेंगे। ये कुछ ऐसा था जिसे बहुत से लोग देखना नहीं चाहते थे। किन यून ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने शरीर में मौजूद 3 मार्शल स्पिरिट से संवाद करने लगा। वह अपार शक्ति की चाहत रखता था, इसलिए वह अपनी मार्शल स्पिरिट की सफलता पर ही पूरी उम्मीद लगाए बैठा था। यदि उसकी मार्शल आत्मा उसके प्रयास को पहचान सके और स्वयं को सुधार कर वज्र मार्शल आत्मा बन सके तो वह मार्शल बॉडी लेवल 8 में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। अनजाने में किन यून को चेतना की 3 धाराएं महसूस हुईं। ये चेतना उसकी मार्शल स्पिरिट से आ रही थी। कंपन मार्शल स्पिरिट, डार्क सन मार्शल स्पिरिट और थंडर फायर मार्शल स्पिरिट। ये 3 मार्शल स्पिरिट उसके शरीर में थीं। इन सब ने उसे एक अजीब सी अनुभूति दी, एक बेहद बेचैनी भरी अनुभूति। मार्शल स्पिरिट्स के अपने विचार थे। वे अपने स्वामी को अच्छी तरह समझते थे। अब जब उन्हें इतनी बेचैनी महसूस हो रही थी तो ये स्पष्ट था कि उन्हें लगता था कि किन यून उन्हें ज्यादा सुरक्षा नहीं दे सकता। क्यों? मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हें इतने कम समय में ताकतवर बनाया है। क्या अब भी तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए मैंने कितने दर्द सहे हैं? तुम ही मेरी ताकत का स्रोत हो। मैं तुम्हें किसी और से ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझ पर इतना अविश्वास करते हो। टीएल नोट। हाँ, वह सदियों पुरानी शक्ति मास्टर ड्रामा को नहीं पहचान रही है। कितना मनोरंजक और रोमांचकारी है ना? 1 अरब बार के बाद? बिल्कुल नहीं। किन यून को अपनी मार्शल स्पिरिट पर बहुत अविश्वास हुआ और वह तुरंत क्रोधित हो गया। उसने मन ही मन गुस्से से चिल्लाकर कहा, छोड़ो भी, जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मुझे तुम्हारा क्या काम? उस समय मुझ किन यून के पास सिर्फ एक स्पिरिट विंग थी और फिर भी मैं उसे सहन कर पाया।
मुझे मार्शल स्पिरिट की जरूरत नहीं है और मैं अब भी जिंदा रह सकता हूँ। इस विचार से अन्य 3 मार्शल स्पिरिट और भी अधिक बेचैन हो गए और वे सभी कांपने लगे। चूंकि तुम सब आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो, तो मुझे तुम सबकी क्या जरूरत है? चूंकि तुम सबने मुझे इतनी मेहनत से साधना करते नहीं देखा, इसलिए मैं बस तुम्हें अलविदा कह सकता हूँ। किन यून ने जो आत्मा शोधन तकनीकें सीखीं, उनमें अपनी मार्शल स्पिरिट को त्यागने का भी एक तरीका था। जब 3 मार्शल स्पिरिट्स ने उन्हें त्यागने के लिए किन यून के दृढ़ विश्वास को महसूस किया, तो वे अचानक एक पवित्र सुनहरे प्रकाश के साथ फट पड़े। किन यून अपनी मार्शल स्पिरिट को छोड़ने के लिए आत्मा शोधन तकनीकों का उपयोग करने वाला था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 3 मार्शल स्पिरिट वज्र मार्शल स्पिरिट में विकसित हो जाएंगे। जिस क्षण मार्शल स्पिरिट विकसित हुई, तीनों युवाओं की आंतरिक शक्ति में भी सुधार हुआ और वे अत्यंत मजबूत हो गए। उसके शरीर में गहरे पीले रंग की मेरिडियन भी शक्तिशाली उपचार शक्ति से फट गईं। प्रकाश अभिलेख उपकरण के साथ मिलकर उसकी चोटें बहुत जल्दी ठीक हो गईं। किन यून, क्या तुमने इस पर गहराई से सोचा है? एक बुजुर्ग आया और उसने ठंडे स्वर में किन यून को 2 बार लातें मारी। किन यून ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दूर से आत्मा के सार की कृपाण को महसूस किया। इसके बाद उसने कृपाण को ऊपर उड़ने के लिए नियंत्रित किया। यह क्या है? हलचल देखकर बुजुर्गों ने पलटकर देखा कि एक कृपाण उनकी ओर उड़ रही है। किन यून ने स्वर्गीय सिंह का हाथ उठाया और एक तेज आवाज के साथ उसके हाथ से एक बैंगनी सुनहरी बिजली कौंधी। वह उस कृपाण से टकराई जो उस पर उड़ रहा था। कृपाण तुरंत बैंगनी सुनहरी रोशनी से चमक उठा। बैंगनी सुनहरी गड़गड़ाहट और आग में लिपटा हुआ वह उन दोनों बूढ़ों की ओर उड़ चला। यह वज्र मार्शल स्पिरिट की आभा है। ये कृपाण के चारों ओर लिपटी हुई है। क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग ने किन यून को अपना हाथ उठाते देखा और अचानक कुछ याद आया। जल्दी करो और इसे मार गिराओ। दूर से एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। इस लड़के ने अपनी वज्र मार्शल स्पिरिट विकसित कर ली है। जैसे ही किन यून के बगल में खड़ा बुजुर्ग हमला करने वाला था, आत्मा सार कृपाण एक बैंगनी सुनहरे बिजली के बोल्ट में बदल गया, जिसने बुजुर्ग की छाती को छेद दिया और उसके बगल में खड़े बुजुर्ग की ओर उड़कर उसका सिर काट दिया। किन यून उछल पड़ा और उसने दोनों स्तब्ध बुजुर्गों पर एक उच्च श्रेणी का शरीर सुरक्षा ताबीज फेंक दिया। दोनों बूढ़े व्यक्ति केवल 10 मीटर ही आगे बढ़े थे कि उन्हें शरीर सुरक्षित करने वाले ताबीज ने रोक लिया। किन यून की शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा के नियंत्रण में बैंगनी स्वर्ण वज्र अग्नि मार्शल स्पिरिट से प्रभावित कृपाण बिजली की तरह निकली और पलक झपकते ही एक बुजुर्ग के सिर को भेद दिया। किन यून की शाही आत्मा कला के नियंत्रण में ये कृपाण बिजली की तरह तेज है। यह न केवल तेज है, बल्कि इसमें भयानक शक्ति भी है। बूम! पलक झपकते ही आत्मा के सार की तलवार ने आखिरी बुजुर्ग के शरीर पर वार किया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह स्तब्ध कर देने वाली थी। किन यून खड़ा हुआ और हाँफते हुए अपने शरीर से खून पोंछने लगा। उसकी त्वचा की दरारें सचमुच तेजी से भर रही थीं। उसने जल्दी से जूजिए को खड़ा होने में मदद की। कुछ ही दूरी पर मुरोंग डैरन और हुओ जोंग भी धीरे धीरे उठ सकते थे। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। किन यून ने अकेले ही 9वें स्तर के 4 मार्शल बॉडी वाले बूढ़ों को मार गिराया था। और तो और ये सब कुछ ही सेकंड में हुआ था। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के चौक में सब लोग हक्के बक्के रह गए। वे बिना कुछ बोले क्रिस्टल की दीवार को घूर रहे थे। ये बात मार्शल दाव क्षेत्र के लोगों के लिए खास तौर पर सच थी। वे ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वह 8वें स्तर के मार्शल बॉडी तक पहुंच गया है। वह अभी अभी टूटा है और फिर उसका वज्र कोण मार्शल स्पिरिट पहले से ही उसके हथियार से जुड़ चुका है। हो जिंगफेग ने गहरी सांस ली और कहा, बैंगनी सोने की वज्र ज्वाला की युद्ध भावना। क्या उसके पास केवल बैंगनी सोने की अग्नि की युद्ध भावना ही नहीं थी, और ऐसा लगता है कि वह स्वर्गीय सिंह की भुजाओं के ऊपर है। एक ही संभावना है। उस समय उसके डेंटियन में मौजूद उसकी मार्शल स्पिरिट उसकी बाह में स्थानांतरित हो गई थी और स्वर्गीय सिंह भुजा ने उसकी थंडर मार्शल स्पिरिट को जगा दिया था। स्वर्गीय सिंह भुजा, जिसे मृत्यु का प्रतीक माना जाता था, वास्तव में थंडर और फायर मार्शल स्पिरिट से युक्त थी, जिसके कारण कई लोग हंगामा करने लगे। 8वें स्तर का मार्शल बॉडी क्षेत्र। अभी उसकी उम्र सिर्फ 16 साल है, और तो और दूसरे स्तर से 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र तक पहुंचने में उसे सिर्फ 1 साल से ज्यादा का समय लगा है। ये सबसे चौंकाने वाली बात थी। असंभव, यह असंभव है। उसका हाथ मर चुका था और उसमें कोई टोटेम आत्मा भी नहीं थी। वह अचानक कैसे जाग गया? 16 साल का 8वें स्तर का मार्शल बॉडी। शिलालेख मास्टर स्वर्गीय सिंह टोटेम का स्वामी और बड़ी संख्या में दुर्लभ शिलालेखों में निपुण। वह तो सचमुच एक राक्षस है। स्टार पैलेस का पूरा चौक शोरगुल से भर गया। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के पश्चिमी महल नानगोंग और उत्तरी महल ने शुरू में यह निष्कर्ष निकाला था कि किन यू में कोई टोटेम आत्मा नहीं है। अब उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। अगर उन्हें ऐसी कोई प्रतिभा मिल जाती तो उनकी कुल शक्ति में बहुत वृद्धि हो जाती। लैन फैंगजिन, जो प्रवेश द्वार पर थी, को राहत मिली जब उसने देखा कि किन यून ने कुछ बुजुर्गों को कैसे मार डाला था। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के चौक में एक ऊंची मीनार के ऊपर चारों महलों के महल स्वामी यहाँ मौजूद थे। वे सभी किन यून की सफलता की प्रक्रिया के साक्षी थे और भावुक हो गए थे। वे चकित थे। पूर्वी महल की स्वामिनी एक लंबी और दुबली पतली बुढ़िया थी, जिसने एक ढीला ढाला नीला चोगा पहना हुआ था जिस पर पीछे पूर्व लिखा था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, पश्चिमी महल के मुखिया, अब आपके परिवार को साफ करने का समय आ गया है। अगर किन यून को अचानक सफलता न मिली होती तो ये चारों बूढ़े राक्षस जरूर ऐसा ही घिनौना काम कर चुके होते।
पश्चिमी महल के स्वामी एक वृद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने हल्के स्वर में कहा, वे 4 शिष्य ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के हित में सोच रहे हैं ताकि उन्हें दुर्लभ आत्मा चिन्हों को प्रकट करने के लिए मजबूर किया जा सके। बस उनके तरीके थोड़े अतिवादी हैं, लेकिन उनके इरादे नेक हैं। अध्याय 229। महल प्रमुख शी के शब्दों से वृद्ध महिला को बहुत गुस्सा आया। अब जब वे सब मर चुके हैं और मरने वाले हारे हुए हैं, तो चलो इसे भूल ही जाते हैं। पश्चिमी महल के महल स्वामी ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, पूर्वी महल को जश्न मनाना चाहिए। अब केवल आप ही किम यून को भर्ती करने की उम्मीद रख सकते हैं। अगर हम उसे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें तो भविष्य में इतनी सारी घटनाएं घटित नहीं होंगी। किम यून की प्रतिभा ने वास्तव में चारों महल स्वामियों को ईर्ष्यालु बना दिया। इससे पहले शुई यिहुई ने किम यून को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लगता है किसी ने उन 4 शिष्यों को निर्देश दिया है। क्या आप इसकी पूरी जांच नहीं करना चाहते? नानगोंग के महल के स्वामी मुस्कुराए। उन पर हुक्म कौन चला सकता है? चलो इस मामले को भूल जाओ, मैं वापस जाकर आराम करूंगा। इतना कहकर पश्चिमी महल का महल स्वामी जल्दी से चला गया। अन्य 3 महल स्वामी स्वाभाविक रूप से जानते थे कि वह इस मामले से बच रहा था, क्योंकि हर कोई जानता था कि यह जियो यांगलोंग था जिसने ये किया था। किम यून और कंपनी चुपचाप अपनी चोटों से उबर गए। सबसे जल्दी ठीक होने वाली महिला किम यून नहीं, बल्कि जू जिये थी। कई लोग हैरान थे कि वह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। ठीक होने के बाद वह गश्त पर निकल गई। जल्द ही किम यून और उसका साथी भी ठीक हो जाएंगे। इस जगह से भरपूर होकर वे चारों फिर से क्रिस्टल की दीवार में गायब हो जाएंगे। उन चारों को न देख पाने की वजह से सभी निराश हो गए। वे बस इंतजार कर रहे थे कि अगली बार जब किम यून किसी जादुई जानवर से लड़ेगा तो वह प्रकट होगा। भाई यून, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि तुम अचानक से आगे निकल जाओगे। मुरोंग डैरेन अभी भी हैरान था। और तुम्हारी युद्ध भावना इतनी शक्तिशाली है। किम यून मुस्कुराया, कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो हम मर जाएंगे। जू जिये की बैंगनी आंखें चमक उठी और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नेता धन्यवाद, अन्यथा मेरी मौत बहुत भयानक हो सकती थी। चूंकि आपने मुझे कैप्टन कहा है, इसलिए मैं आपके प्रति जिम्मेदार हूँ, इसलिए मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। किम यून शांति से मुस्कुराया, आप लोगों ने मुझे भागने देने के लिए अपनी जान कुर्बान करने की योजना बनाई थी। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। जू जिये ने सिर हिलाया और एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ये खूबसूरत मुस्कान पलक झपकते ही गायब हो गई और किम यून ने उसे पकड़ लिया। ओह हाँ, जब मैं अंदर घुसा तो मेरी मानसिक शक्ति थोड़ी बढ़ गई। मैंने देखा कि जिस जगह हमने पहले विशाल काले बाघ को मारा था, वहाँ कुछ ऐसा है जो स्थानिक आत्मा के निशानों के उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा है। किम यून ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह क्या हो सकता है? कोई भंडारण आत्मा कलाकृति? क्यों न हम वापस जाकर देखें? मुरोंग डैरेन ने उत्साह से पूछा। नहीं, वह जगह एक बड़े युद्ध से गुजरी है और वहाँ आभा के कई अवशेष हैं। यह न केवल अन्य जादुई जानवरों को आकर्षित करेगा, बल्कि अन्य टीमों को भी आकर्षित करेगा। अपनी सुरक्षा के लिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हालांकि किम यून को यह अजीब लगा, लेकिन उसने इसे ज्यादा तुल नहीं दिया। जू जिये ने कहा, हमें जल्दी से जादुई जानवरों को मारना होगा। उससे पहले ही हम बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। रात होने पर उन्हें ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के मुख्य द्वार पर लौटना होगा। लेकिन अब उनके जुबान बीग द्वारा अवशोषित ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि वे प्रथम स्थान प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। प्रथम स्थान पर आने पर 100 मिलियन जुवान अंक प्राप्त किए जा सकते थे, जो अत्यंत मूल्यवान था। मुरोंग डैरेन मुस्कुराया और बोला, भाई यूं अब 8वें स्तर के मार्शल बॉडी पर है। अगर हम हाथ मिला लें तो हम 9वें स्तर के जादुई जानवर को आसानी से मार सकते हैं। जब तक हम उसे ढूंढ पाएंगे, हम उसे आसानी से मार सकते हैं। जैसे ही किम यून आगे बढ़ा, उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को जांचने के लिए मुक्त कर दिया। अचानक उसने एक और अंतरिक्षीय लहर महसूस की। हैरान होकर उसने फुसफुसाते हुए कहा, अजीब बात है, मैं अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव महसूस कर सकता हूँ। वहाँ जादुई जानवर भी हैं। मुरोंग डैरेन ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, स्थानिक उतार चढ़ाव? यह एक स्थानिक आत्मा कलाकृति है। भंडारण स्थान के रूप में इस्तेमाल होने के अलावा इस आत्मा खजाने में ध्वनि और छवियों को प्रसारित करने की क्षमता भी है। और यह वह जगह है जहाँ जादुई जानवर या लड़ाई होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हमें चुपके से देख रहा हो? ये बहुत संभव है। किम यून का चेहरा सदमे से भर गया और वह फुसफुसाया, हमारी पिछली लड़ाई को किसी ने देखा होगा। सचमुच यही है। मेरे सुंदर और शिष्ट व्यक्तित्व को दूसरों ने एक गड़बड़ समझा है। भविष्य में मैं किसी से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा। मुरोंग डैरेन दुख से चिल्लाया। जू जिये ने बुदबुदाते हुए कहा, अगर यह वास्तव में ऐसा है तो ये थोड़ा शर्मनाक है। जो भी हो, वापस आकर इस बारे में बात करेंगे। अब हमें कुछ और जादुई जानवरों को मारना है और यह सुनिश्चित करना है कि हम पहला स्थान हासिल कर सकें। हम में से प्रत्येक को 1 करोड़ जुबान अंक मिलेंगे। किम यून ने अपनी गति तेज कर दी और उस विशालकाय चट्टान की ओर दौड़ा जो दर्जनों मीटर ऊंची थी। वहां राक्षसी जानवर छिपे हुए थे। उनके ऊपर जाने के बाद अचानक उस विशाल चट्टान के ऊपर कई परछाइयां दिखाई दीं। वे वास्तव में उड़ने वाले राक्षसी जानवरों का एक समूह थे जो बाज के शरीर का उपयोग कर सकते थे। यह एक उड़ने वाला जादुई जानवर है। मुरोंग डैरेन ने जल्दी से अपने हाथ में पंखा लहराया और हवा की एक तेज धारा छोड़ी जिसने नीचे झपट्टा मार रहे 5 चीलों को उड़ा दिया। अराजक वायु प्रवाह से चील प्रभावित हुआ और सुचारू रूप से उड़ नहीं पा रहा था।
हालांकि मुरोंग डैरेन की आंतरिक वज्र शक्ति अराजक वायु प्रवाह में चील पर सटीक प्रहार करने में सक्षम थी। क्या हमें ऊपर उड़ना चाहिए? जू जिये ने 100 मीटर ऊंचे आकाश की ओर देखा और पूछा। वह और हुओ जोंग अधिक ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, लेकिन वे बाज पर थोड़ी शक्ति डाल सकते हैं। जरूरत नहीं, ये जादुई जानवर उड़ने में माहिर हैं, इसलिए अगर तुम लोग ऊपर गए तो खतरा हो जाएगा। हमें जमीन से ही हमला करना होगा। किम यून ने अपनी स्पिरिट एसेंस कृपाण निकाली और अपनी थंडरफायर मार्शल स्पिरिट छोड़ी। उसने इंपीरियल स्पिरिट आर्ट का प्रयोग करने से पहले इसे कृपाण के शरीर में डाल दिया। उसने ब्लेड को ऊपर उड़ने के लिए नियंत्रित किया। इंपीरियल स्पिरिट तकनीक में निपुणता प्राप्त करने और मार्शल बॉडी के रैंक 8 तक पहुंचने पर कोई भी अपनी मार्शल स्पिरिट को स्पिरिट आर्टिफैक्ट से जोड़ सकता है, जिससे वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है। कृपाण हवा में उड़ गया और किम यून की बाह पर एक बैंगनी सुनहरी बिजली की चमक ने उसे दिशा दी। ये किम यून के शरीर से पूरी तरह अलग नहीं हुआ। इस तरह तलवार के भीतर की मार्शल स्पिरिट लगातार आंतरिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकी। मुरोंग दारेन ने भागते हुए चील को पीट दिया था। किम यून ने अपनी कृपाण उठाई और आसानी से चील के पंख काट दिए। पेंग! चील जमीन पर उतरी और जोर से आवाज की। हुओ जोंग और जू जिये जल्दी से वहां गए और चील को मार डाला। पांचों चीलें कक्षा 8 के जादुई जानवर थे। किम यून की कृपाण से कटकर वे एक एक करके गिर पड़े। कुछ ही पल में पांचों ईगल जमीन पर उतर आए और हुओ जोंग और जू जिये ने अपने जादुई कोर निकाल लिए। जादुई कोर से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद किम यून जल्दी से अन्य जादुई जानवरों की खोज में चला गया। कक्षा 8 का बाज एक बहुत ही मुश्किल राक्षस है, क्योंकि यह हवा में उड़ सकता है, इसलिए घात लगाने में भी माहिर है। किसने सोचा होगा कि यह पल भर में मारा जाएगा? एक बूढ़े शिक्षक ने क्रिस्टल की दीवार को देखकर आश्चर्य से कहा। किम यून 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। अब उसके लिए राक्षसी जानवरों को मारना ज्यादा तेज हो गया है। देखो, उनका सामना एक 9वीं श्रेणी के जादुई जानवर से हुआ। यह एक 6 पंखों वाला मेंटिस है। इसी ने 9वीं श्रेणी के मार्शल बॉडी के कई शिष्यों को मार डाला था। ये बहुत परेशानी भरा होगा। 6 पंखों वाला मेंटिस बेहद भयानक है और इसकी उड़ान की गति बहुत तेज है। 9वें स्तर के मार्शल बॉडी की साधना वाली टीम भी इसे हरा नहीं पाएगी। हर कोई एक काले कवच वाले मेंटिस को देख सकता था, जो इंसान जितना लंबा था और तेज रफ्तार से किम यून और उसके साथियों की ओर उड़ रहा था। उसके पास एक डरावनी कैंची थी जो किसी भी इंसान के शरीर को आसानी से काट सकती थी। किम यून जानता था कि अचानक उसकी ओर उड़ता हुआ लाल मेंटिस बेहद ताकतवर था। हालांकि वह कम से कम 9वीं श्रेणी का जादुई जानवर था। उसने तुरंत एक मध्यम श्रेणी का शरीर सुरक्षा तावीज निकाला और तेजी से आ रहे मेंटिस पर फेंक दिया। उड़ता हुआ मेंटिस पीछे की ओर फंस गया और तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद किम यून ने कृपाण को नियंत्रित करके लाल मेंटिस के सिर पर वार किया। मुरोंग दारेन ने दूर से ही वज्र आंतरिक क्यू का प्रयोग किया। वह लाल मेंटिस के सिर पर लगातार वार करता रहा। शरीर को सुरक्षित रखने वाले तावीज की शक्ति कम हो गई और जू जिये पहले ही गिर चुका था। डरांती का जोड़ा तेजी से ऊपर आया और मेंटिस के पंख काट दिए। फिर हुओ जोंग ने छलांग लगाई और जब मेंटिस जमीन पर गिरा तो बेरहमी से उसके सिर पर वार किया। किम यून ने विशाल राजा आत्मा हथौड़ा निकाला और आकाश से नीचे उतरा। हथौड़े का सिर उल्कापिंड की तरह नीचे गिरा। उसने 6 स्टाइल फोर्जिंग ड्रैगन द फॉलन स्टार स्टांस का इस्तेमाल किया। बूम! विशाल हथौड़ा प्रार्थना करने वाले मेंटिस के सिर पर गिरा और कीमिया और बेस्क मार्क्स सक्रिय हो गए। एक प्रचंड गर्म शक्ति फूट पड़ी, जिसने मेंटिस के सिर को चकनाचूर कर दिया और उसे चारों ओर बिखेर दिया। हुओ जोंग और जू जिये, जो किनारे पर खड़े थे, लू की वजह से 10 मीटर से भी ज्यादा पीछे उड़ गए। उनके शरीर गर्मी से लाल हो गए थे और पसीने से तरबतर थे। चिलचिलाती गर्मी से उनके दिल डर से भर गए थे। जब ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिष्यों ने किम यून को एक ही वार में 6 पंखों वाले मेंटिस को नष्ट करते देखा तो वे अंदर तक हैरान रह गए। उसके हथौड़े के प्रहार से मेंटिस का कठोर कवच राख में बदल गया। ऐसी शक्ति बेहद चौंकाने वाली थी। ये जानना जरूरी था कि किम यून केवल 8वें स्तर के मार्शल बॉडी पर था। शुई यीहुई ने घबराकर कहा, किम यून के कीमिया के निशान उच्च श्रेणी के स्पिरिट मार्क होने चाहिए, ताकि इतनी तेज ऊष्मा पैदा हो कि वह कक्षा 9 के जादुई जानवर की हड्डियों को भी तुरंत पिघला सके। इस बच्चे की मार्शल स्पिरिट सामान्य हो गई है। अभी उस हथौड़े से एक उच्च श्रेणी के स्पिरिट हथियार के लिए जरूरी सामग्री गढ़ने के लिए काफी है। शायद वह एक उच्च श्रेणी के स्पिरिट हथियार को निखार सके। 16 साल की उम्र में एक निम्न श्रेणी के आत्मिक हथियार को परिष्कृत कर पाना पहले से ही आश्चर्यजनक था। किम यून की बात करें तो वह उच्च श्रेणी की आत्मिक कलाकृतियां गढ़ने में सक्षम हो सकता था। यह ऐसी बात थी जिसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता था। हालांकि किसी को भी यकीन नहीं था कि किम यून एक उच्च स्तरीय आत्मा कलाकृति बनाने में सक्षम है, लेकिन वे इस बात को लेकर निश्चित थे कि किम यून के हाथ में विशालकाय राजा आत्मा हथौड़ा एक उच्च स्तरीय आत्मा कलाकृति थी। 16 वर्ष की आयु में उच्च श्रेणी के आत्मिक हथियार को परिष्कृत करने में सक्षम होना स्वर्ग को चुनौती देने वाली बात मानी जा सकती है। अगले कुछ घंटों में सभी ने देखा कि कैसे किम यून ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए एक के बाद एक कक्षा 8 और 9 के जादुई जानवरों का आसानी से सिर कलम कर दिया। उसने दर्जनों कक्षा 8 के राक्षस कोर और कुछ कक्षा 9 के राक्षस कोर भी हासिल कर लिए। ऐसी भयावह युद्ध शक्ति ने कई 9वें स्तर के मार्शल बॉडी मार्शल कलाकारों को शर्मिंदा महसूस कराया। जैसे ही आकाश में अंधेरा छाने लगा, किम यून और उनके साथी बंजर पहाड़ को छोड़कर ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के प्रवेश द्वार पर लौट आए। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के प्रवेश द्वार पर पहले से ही कई टीमें मौजूद थीं।
वे सभी कमोबेश घायल थीं और उनमें से ज्यादातर बहुत जल्दी लौट आई थीं। जब किन यून और उनके साथी वापस लौटे तो उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। हालांकि वे थोड़े थके हुए लग रहे थे। किन यून, तुम सबको क्या मिला? 8वीं कक्षा के कितने जादुई जानवर मारे गए? एक युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस कुछ दर्जन, मुरोंग डैरेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हम बहुत कमजोर हैं, हम सिर्फ कुछ ही क्लास 9 के जादुई जानवरों को मार सकते हैं। इससे हम किस स्तर तक पहुंच पाएंगे? कुछ ही दूरी पर एक आदमी ने ये सुना और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, मुरोंग डैरेन, मेरे साथ मजाक मत करो। 9वीं कक्षा के जादुई जानवर की तो बात ही छोड़ो, 8वीं कक्षा के जादुई जानवरों से भी निपटना आसान नहीं है। तुम 9वीं कक्षा के कितने जादुई जानवरों को मार सकते हो? उस आदमी के सुन जिन्हाओ और उसके साथियों से अच्छे संबंध थे। वह किन यून और उसके साथियों से बहुत नफरत करता था और मुस्कुराते हुए बोला, अगर भाई सुन ने 9वीं कक्षा के किसी जादुई जानवर को मार दिया होता तो हम उस पर यकीन कर लेते, लेकिन तुम, हा, तुम्हें तो बस शेखी बघाना ही आता है। मुझे खेद है लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई सन वापस नहीं आ रहा है। किन यून मुस्कुराया। अध्याय 230। सुन जिन्हाओ को किन यून और उसके साथियों ने मार डाला था। उसकी लाश जलाकर राख कर दी गई थी और वह अब कभी वापस नहीं आएगा। जब उस आदमी ने ये सुना तो उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, किन यून, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि भाई सन को किसी जादुई जानवर ने मार डाला? क्या तुम्हें यकीन है कि वे मर जाएंगे? वे 8वें स्तर के मार्शल बॉडी के लोगों का एक समूह है। अगर तुम नहीं मरे तो वे भी नहीं मरे। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें राक्षसी जानवरों ने नहीं बल्कि मैंने मारा है। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो? ये देखकर बाकी टीमें एक दूसरे को देखकर हैरान रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि सुन जिन्हाओ को किन यून ने 2 बार थप्पड़ मारे थे, लेकिन उसे मारा नहीं जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे चारों 8वें स्तर के मार्शल बॉडी में थे। किन यून, इतने लंबे समय तक मुरोंग के साथ खिलवाड़ करने के बाद तुम्हें डींगे हाँकने का शौक है। तुम बड़े भाई सुन और बाकियों को कैसे मार सकते हो? हालांकि उस आदमी ने यही कहा था, लेकिन उसने मन ही मन इस बात पर यकीन कर लिया। खासकर जब किन यून उसे घूर रहा था तो वह डर के मारे खुद को रोक नहीं पाया। उनकी ताकत से मैं जैसे चाहूं मार सकता हूं, इसलिए मैं तुम सबको सलाह देता हूं कि हमारे बारे में ज्यादा मत सोचो, वरना मैं तुम सबको एक बुरी मौत मरवा दूंगा। किन यून की आवाज हड्डियां कंपा देने वाली थी और हवा में हत्या का डर भरा हुआ था। वह आदमी डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया। यहाँ कई लोग किन यून से ईर्ष्या करते थे, खासकर 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र के लोग। इसलिए किन यून ने यहाँ के लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए एक चेतावनी जारी की। का ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस का दरवाजा धीरे से खुला और प्रशिक्षकों का एक बड़ा समूह बाहर निकला। किन यून ने नजर घुमाई और जियाओ युएलन, यांग शियू और बाकी लोगों को देखा। वे जी वुफेंग और हो जिंगफेंग थे। समूह में वे बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। आखिरकार किन यून की नजर जियो यांगलोंग पर पड़ी। इससे पहले उन पर सुन जिन्हाओ और फिर 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र के कुछ बूढ़ों ने हमला किया था। इस बात की पूरी संभावना थी कि इस सब के पीछे जियाओ यांगलोंग ही जिम्मेदार था। जैसे ही लैन फेंगजिन बाहर आए, वह जल्दी से किन यून और उसके साथियों के पास आए। उसने पूछा, क्या तुम्हारी सारी चोटें ठीक हो गई हैं? हमने सुन जिन्हाओ और उसके आदमियों के बुरे कारनामे देखे हैं। तुमने उन्हें बड़ी खूबसूरती से मार डाला। लैन फेंगजिन की बातें सुनकर अन्य टीमें पूरी तरह से दंग रह गईं। किन यून और कंपनी ने वास्तव में सुन जिन्हाओ और कंपनी को मार डाला था। तो ये सच है। आप में से कितने लोगों ने जादुई जानवरों के खिलाफ हमारी लड़ाई देखी है? मुरोंग दारेन ने सैकड़ों आदमियों को देखा और उसका दिल टूट गया। उसे बुरी तरह पीटा गया था। उसकी छवि अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे इतने सारे लोगों ने देखा था। किन यून, चिंता मत करो। हालांकि तुमने सुन जिन्हाओ और कुछ अन्य लोगों को, साथ ही हमारे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के कुछ 9वें स्तर के विशेषज्ञों को भी मार डाला है, लेकिन ये सब उचित है। तुम्हें बदला लेने के लिए हमले की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुई यीहुई पास आई और हंसते हुए बोली, क्या तुम्हारी मार्शल स्पिरिट ठीक है? क्या तुमने हमारे पूर्वी महल में शामिल होने के बारे में सोचा है? पूर्वी महल में कुछ समय तक प्रशिक्षण लेने के बाद तुम संत महल में प्रवेश कर सकोगे और एक नीली आत्मा संत बन सकोगे। तुम और भी अधिक शक्तिशाली बन सकोगे। नांगोंग और उत्तरी महल के बुजुर्ग भी बहुत धूर्त थे। वे कई अच्छी शर्तें लेकर आए और किन यून को अपने साथ आने का न्योता दिया। हालांकि वे सभी किन यून द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे। ये देखकर कि किन यून ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है, स्वर्ग की चुनी हुई अकादमी के छात्र और स्टार पैलेस के शिष्य बेहद हैरान थे। उनके लिए ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में प्रवेश करना बेहद मुश्किल था। संत पैलेस में तो और भी मुश्किल। उनके लिए ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस उनके सपनों की पवित्र भूमि थी। अचानक पश्चिमी महल से एक बुजुर्ग वहां आ धमका। उसने हंसते हुए कहा, किन यून, मुझे पता है कि पश्चिमी महल से तुम्हारी कुछ नाराजगी है, लेकिन वह बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। अगर तुम पश्चिमी महल में हमारी नींव सबसे मजबूत है तो तुम इस पर विचार कर सकते हो। तुम हमारे पश्चिमी महल में शामिल हो जाओ तो कैसा रहेगा? ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस और किन यून के बीच टकराव बहुत बड़ा था। वे इतने धूर्त थे कि किन यून को वेस्टर्न पैलेस में बुला लिया। और सबसे अधिक आश्चर्य की बात ये थी कि किन यून की पश्चिमी महल में प्रवेश करने की योजना थी। ठीक है, मैं पश्चिमी महल में प्रवेश करूंगा, लेकिन अभी नहीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये बुजुर्ग मेरे लिए सीधे पश्चिमी महल में प्रवेश का निर्णय ले सकते हैं, और क्या उन्होंने मुझे उदार शर्तें भी दी हैं? किन यून ने गंभीर भाव से कहा। सब लोग दंग रह गए। पश्चिमी महल के बड़े बुजुर्ग को भी उम्मीद नहीं थी कि किन यून के मन में ऐसा विचार आएगा। जियो युलान ने जल्दी से पूछा, किन यून, क्या तुम गंभीर हो?
किम युन मुस्कुराया। जाहिर है मैं गंभीर हूँ। अगर मुझे और मजबूत बनना है तो मुझे अंततः ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में शामिल होना ही होगा। पश्चिमी महल सबसे धनी है, ये तो पक्का है। ठीक है, मैं तय करूंगा। आप कभी भी आ सकते हैं। हालांकि मैं आपको पहले ये समझा दूं कि जब आप आएं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी मार्शल स्पिरिट सामान्य हो। उस बुजुर्ग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। पश्चिमी महल की उदार शर्तों से आपका आकर्षित होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे अभी भी पूरा विश्वास नहीं है कि आप हमारे पश्चिमी महल में प्रवेश करेंगे। किम युन ने जियाओ यांगलोंग की ओर देखा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पश्चिमी महल में प्रवेश करके जियाओ यांगलोंग को चुनौती देना चाहता हूँ। मैं उसके मुख्य शिष्य के पद के लिए लड़ना चाहता हूँ। जब तक उसके पास पर्याप्त शक्ति हो, एक निश्चित आयु तक, वह किसी भी समय प्रधान शिष्य को चुनौती दे सकता था। शर्त ये थी कि पश्चिमी महल के प्रधान शिष्य को चुनौती देने के लिए उसे पश्चिमी महल का शिष्य होना आवश्यक था। जब जियो यांगलोंग ने ये सुना तो वह जोर से हंसा। किम युन, तुम अभी केवल 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में हो, फिर भी तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो। मैं अब 32 साल का हूँ। जब तक मैं 35 साल का नहीं हो जाता, मैं मुख्य शिष्य नहीं रहूंगा। मुझे डर है कि तुम मुख्य शिष्य का मेरा पद नहीं छीन पाओगे। किम युन आत्मविश्वास से भर गया और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चिंता मत करो। 2 साल के अंदर मैं ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस में जरूर घुस जाऊंगा और तुम्हें हरा दूंगा। बेशक तब तक तुम्हारा जिंदा रहना ही बेहतर होगा। मौत को दावत मत दो। अधिकांश लोगों को लगा कि किम युन कुछ हद तक आश्वस्त था, क्योंकि अगले 2 सालों में वह मार्शल दाओ क्षेत्र में भी कदम रख पाएगा। मार्शल दाओ क्षेत्र में प्रवेश करके ही वह जियो यांगलोंग को हरा पाएगा। मुख्य शिष्य होने के अलावा शियाओ यांगलोंग तियान शियाओ साम्राज्य का युवराज भी था। साम्राज्य के संसाधनों पर उसका नियंत्रण था और अगले 2 वर्षों में वह एक बड़ी सफलता हासिल करने वाला था। परिस्थिति चाहे जो भी हो, किम युन उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। किम युन, दिवास्वप्न देखना बंद करो। अगर तुम जिद करोगी तो इसका असर तुम पर पड़ेगा। लैन फेंगजिन पास आई और उसने किम युन की बाह पर चुटकी काटी। किम युन, सुरक्षित रहना ही बेहतर है। अगर आप दबाव के कारण खुद को बेहतर बनाने के लिए मजबूर करेंगे तो आपकी साधना आसानी से बेकाबू हो जाएगी। डू गुई ने भी सलाह दी। शुई यीहुई पास आई और आह भरते हुए बोली, किम युन, मुझे पता है कि तुम पर बाहर घात लगाकर हमला किया गया है। मैं बहुत गुस्से में हूँ, लेकिन चिंता मत करो। खलनायकों को जरूर सजा मिलेगी। बस अपनी साधना पर ध्यान दो और खुद पर कोई दबाव मत डालो। युएलिन, जल्दी करो और अपने पति को मनाओ। उसकी हरकतें बेहद खतरनाक हैं। हो जिंगफेंग ने कहा। केवल जियाओ युएलिन की आंखें प्रशंसा से भरी थीं जब उसने किम युन को देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, किम युन, अगर तुम 2 साल के भीतर जियाओ यांगलोंग को नहीं हरा पाए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। हो जिंगफेंग एक पागल कुत्ते की तरह लग रहा था। वह शुरू में चाहता था कि जियाओ युलान किम युन को मनाए, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह किम युन को प्रोत्साहित करके आग में घी डालेगी। हर कोई अवाक था, लेकिन उन्हें लगा कि उन दोनों में बहुत सामंजस्य है। यहाँ तक कि जी वुफेंग ने भी किम युन के ऐसा करने पर आपत्ति जताई। हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मुख्य कारण ये था कि उसे किम युन के शरीर में मौजूद भयानक शक्ति का अस्पष्ट आभास हो रहा था। हालांकि वह अभी तक फूटी नहीं थी। जियो यांगलोंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, किम युन, चूंकि तुम इतनी आश्वस्त हो, मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं जरूर अच्छी जिंदगी जीऊंगा और तुम्हारे चुनौती देने का इंतजार करूंगा। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं कि जब समय आएगा तो मुकाबला जिंदगी और मौत की लड़ाई होगी। तभी हम खुलकर लड़ पाएंगे। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा। किम युन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जब वह आत्मविश्वास से भरे स्वर में बोला। जियो युलान ने यांग शियू की तरफ देखा, जिसने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया था। वह जानती थी कि किम युन किसी और वजह से जियो यांगलोंग को चुनौती दे रहा था। वह यांग शियू को शादी के अनुबंध से छुटकारा दिलाने में मदद करना चाहता था। पश्चिमी महल के मुखिया ने आह भरते हुए कहा, चूंकि यह आपकी पसंद है, इसलिए हम अब और हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि परिणाम चाहे जो भी हो, हमारे पास एक उत्कृष्ट मुख्य शिष्य होगा। 2 साल बाद मैं ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस में प्रवेश करूंगा और वेस्ट पैलेस का शिष्य बनूंगा। फिर मैं जियो यांगलोंग को चुनौती दूंगा। किम युन की शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज चारों ओर गूंज उठी। इस प्रबल आंतरिक ऊर्जा ने कई मार्शल आर्ट साधकों को मन ही मन चिंतित कर दिया। किम युन कितना शक्तिशाली था। सभी को अंदाजा था कि किम युन के पास स्वर्गीय सिंह भुजा और स्वर्ण बैंगनी वज्र अग्नि की मार्शल स्पिरिट थी। वह एक शिलालेख गुरु भी था। उसके बारे में कहा जा सकता था कि वह अथाह गहराई का स्वामी था। कई साम्राज्यों के युवराजों में से केवल जियाओ यांगलोंग ही किम युन से अभी तक पराजित नहीं हुआ था। अगर किम युन जियाओ यांगलोंग को हरा देता तो इसमें कोई शक नहीं था कि वह सबसे शक्तिशाली युवराज होता। दीन बाई चिल्लाया, हम मॉन्स्टर कोर जुआन बीड्स की जांच शुरू करेंगे। तुम्हें पहले ही ध्यान देना चाहिए था। मॉन्स्टर कोर जुआन बीड्स जितनी ज्यादा ऊर्जा सोखेगा उतना ही भारी होगा, इसलिए वजन करके ही उसकी जांच करना सबसे अच्छा तरीका है। चलो अब शुरू करते हैं। तभी सबको याद आया कि यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। सबसे मजबूत टीम जियाओ यांगलोंग की थी, लेकिन सुन जिन्हाओ की टीम पहले ही मर चुकी थी। जियाओ यांगलोंग ने उसका गुस्सा सहा और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में प्रवेश करते हुए वहां से जाने के लिए मुड़ा। लैन फेंगजिन ने हल्के से किम युन के कान पर चुटकी काटी और हल्के से सूंघा, अरे बदमाश, क्या तुम्हें नहीं पता कि जियाओ यांगलोंग पश्चिमी महल के मास्टर का शिष्य है। उसने इतने बुरे काम किए हैं और पश्चिमी महल के मास्टर के दमन के कारण ही वह उनसे दूर नहीं हुआ है। किम युन की आंखें दृढ़ थीं और उसने कहा, कोई बात नहीं।
खैर, मुझे उसे हराना ही होगा। यदि वह ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में पैर जमाना चाहता था तो उसे अधिक ध्यान और विरासत प्राप्त करने से पहले पर्याप्त ताकत प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। डीन बाई ने अलग अलग दस्तों के जुबान मोतियों का वजन तौलना शुरू किया और नतीजे चौंकाने वाले थे। किन यू और उनके साथियों के राक्षसी कोर का वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा था, जबकि दूसरे दस्तों के जुबान मोतियों का वजन 10 किलोग्राम से ज्यादा नहीं था। पहले और दूसरे स्थान के बीच का अंतर 10 गुना से भी ज्यादा था। इतने बड़े अंतर ने उन छोटी टीमों को जीवन के अर्थ पर ही संदेह करने पर मजबूर कर दिया। यद्यपि किन यून और कंपनी को इस परिणाम के बारे में पता था, फिर भी वे बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने 100 मिलियन जुबान अंक प्राप्त किए थे। इस परीक्षा के बाद शिक्षक अपनी टीम को हेवेंस प्राइड अकादमी वापस ले जाइए, डीन बाई चिल्लाया। सुन जिन्हाओ की टीम के नष्ट हो जाने के अलावा अन्य टीमें अधिक से अधिक घायल हो गईं तथा अभी तक मरी नहीं हैं। जो टीम वापस नहीं लौट पाई उसके सभी सदस्य गायब थे और वह सबसे मजबूत टीम भी थी। सबसे खास बात ये थी कि इस सबसे मजबूत टीम को किसी जादुई जानवर ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा था। हेवेंस प्राइड अकादमी के छात्र और प्रशिक्षक उसी रात स्टार जुवानवू अकादमी पहुंचे। दोपहर में वे असंख्य तारा झील के ऊपर आकाश में उड़ते हुए स्टार जुवानवू अकादमी की ओर बढ़े। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, झील को देखो। शांत माइरियड स्टार झील में आज लहरें थीं, फिर भी हवा नहीं चल रही थी। ये बहुत अजीब था।